अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है सऊदी अरामको वर्क परमिट रिसीवर की ट्रेनिंग का। और इस लेक्चर के बाद ट्रेनिंग जो है वो उर्दू में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड आई होप कि पहली जो दो बुक्स हैं वो माशाल्लाह आपने फोकस से ज़रूर सुन ली होंगी और आपको अब आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि किस तरह एक वर्क परमिट रिसीवर रिसीविंग सिस्टम जो है ना ये काम कर रहा है। पीटीडब्ल्यू सिस्टम या वर्क परमिट सिस्टम जो है सऊदी अरामको के अंदर किस तरह हेल्प आउट कर रहा है प्रोजेक्ट्स पे सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो जो डब्ल्यू पी आर्स हैं वर्क परमिट रिसीवर, हमने सेकंड लेक्चर में जब हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री बुक नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वर्क परमिट रिसीवर और वर्क परमिट इश्यूर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिस्कस किया था। और आई होप कि वहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे किस हद तक और किस लेवल तक माशाल्लाह अहम तरीन इंसान है और काइंड ऑफ अ सेफ्टी लीडर है। तो जो सेफ्टी लीडर है उसे वाकई में बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ता है, यू नो फोकस्ड होना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जहाँ भी वो कोई अनसेफ एक्ट या कंडीशन या किसी किस्म की भी कोई कोताही किसी लेवल पे भी नजर आती है तो वो परमिट को पहले नंबर पे तो साइन नहीं होने देता। और अगर उसे कंपनी किसी लेवल पे बाउंड कर भी दे तो फिर अरामको हैव अथॉरिटी टू स्टॉप यू, राइट। तो फिर कहीं ना कहीं अरामको आपको रोक लेता है कि जी हम इस तरह तो नहीं साइन आपको करने देंगे जब तक कि सारी सेफ्टी की जो प्रिकॉशंस हैं, जो कंट्रोल्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू हैजर रिकग्निशन जब तक के सारे इम्प्लीमेंट ना हो चुके हों। लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना ये आइसोलेशन लॉकआउट टैग आउट और होल्ड टैग, और इस पे हम इन डेप्थ थोड़ा इसलिए डिस्कस करेंगे कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आसान लफ्जों में आपको समझा सकूं, क्योंकि इसमें मतलब बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताता चलूं कि पूरी दुनिया में, इस इवन पूरी कायनात को देखें तो एक एनर्जी चला रही है, राइट। और सबसे बड़ी जो एनर्जी है, पावर है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, फिर पंजतन पाक हैं, फिर सहाबा करम है। ये हमारा मतलब बिलीव है, ट्रस्ट है। और पैगंबर माशाल्लाह 1,24,000। तो ये बेसिकली जो पावर और जो एनर्जी अल्लाह की तरफ से थी उसको फिर पेनिट्रेट किया गया एक टीम वर्क के जरिए, राइट। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कुरान जो है वो एक आप समझ लें कि स्टैंडर्ड है, यू नो। और उस स्टैंडर्ड के जो बेस्ट माशाल्लाह इंटरनेशनल या बेस्ट यूनिवर्सल जो ट्रेनर हैं, जो गाइडनर हैं, जो मेंटोर हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, राइट। उसके बाद फिर एक फ्लो चला। और उससे पहले भी जितने भी पैगंबर आए वो डेफिनेटली जो भी मैनुअल्स प्रोसीजर्स अल्लाह ताला ने डिफाइन किए कुरान के ज़रिए उन्हीं को वो पढ़ाते चले गए, और ताकि इंसानों को एक सिस्टम में रहना मतलब वो सीख जाए, राइट। इसी तरह अगर अल्लाह ताला पूरी कायनात को एक सिस्टम के ज़रिए चला रहा है तो फिर सऊदी अरामको भी जो है वो डेफिनेटली सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती, राइट। और जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है ये हर इंडस्ट्री की नीड है। अब आप चाहे कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग प्रोसेस लेके बैठी हुई है, वो भी चाहते हैं कि हर सूरत में हमारा सेफ्टी सिस्टम स्ट्रांग हो। ट्रांसपोर्टेशन से लेके वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, पेपर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इन अदर वर्ड्स, माइनिंग इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, आप हॉस्पिटल्स की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, हर जगह पे जो सेफ्टी है, जो क्वालिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, इट्स ऑल इम्पोर्टेंट। और इसकी जो अहमियत है वो हम डिनाई नहीं कर सकते। इवन मैं अक्सर ये कह रहा होता हूँ कि एक सेफ्टी वाले के मतलब बंदे के बगैर आप तो बिडिंग में भी नहीं जा सकते। मतलब आप अपने कस्टमर को जाके कहें जी आपके पास सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं है या क्वालिटी की टीम नहीं है या आपके पास CSR HR की टीम नहीं है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम नहीं है, तो एवरी ब्रिक हैव अ वैल्यू, राइट। लेकिन सेफ्टी से वो स्टार्ट लेते हैं, तो जो बिडिंग है उसमें भी आपको पहले कस्टमर आपके सेफ्टी सिस्टम पे ही बात कर रहा होता है, और ये उनका प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा भी है। तो इस प्रोस्पेक्टिव में भी ये जो थर्ड बुक है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि सऊदी अरामको की और कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग वहाँ रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का
या कंस्ट्रक्शन का कोई भी प्रोजेक्ट जिसको भी मिला हुआ है, वो सेफ्टी तभी इंश्योर कर सकते हैं कि जब इस एनर्जी को मैनेज करना उन्हें आ जाए। और वो जो एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी उसका जो क्रक्स है, उसकी जो बैकबोन है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आइसोलेशन है, लॉकआउट, टैग आउट और होल्ड टैग, तो चले मैं प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। आई होप के आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह बाकी दो बुक्स में हमने इनेबलिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी हम टर्मिनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ओवरऑल जो पीटीडब्ल्यू सिस्टम है वो नो डाउट के GI 2.100 पे बना हुआ है, डिजाइन किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन जो लॉकआउट टैग आउट है, ये जो होल टैग प्रोग्राम है, ये बेसिकली GI 6.012। अब ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जो कौन सा GI किस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में यू नो है। तो ये प्रोसेस ही ना कि लॉकिंग, टैगिंग, आइसोलेशन और आइसोलेटिंग इन अदर वर्ड्स। तो बेसिकली तो ये प्रोसेसेस ही हैं। तो इन प्रोसेसेस को, इनके जो प्रोसीजर्स हैं या जो इनका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या स्टैंडर्ड है रैमको का, वो कहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताया गया, तो वो आप GI 6.012 ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये भी इसी को बेस करके अरामको ने अपने एक्सपीरियंस के साथ मिक्सचर करके हमें बताया है कि इस एनर्जी को आपने कैसे मैनेज करना है, स्पेशली बिफोर स्टार्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। कि काम शुरू करने से पहले आपने उन एनर्जीज को कैसे लॉक करना है, कैसे आइसोलेट करना है। वो एनर्जी किसी किस्म की है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ग्रेविटी है, मोशन है, प्रेशर में हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, कोई टॉक्सिक गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, इन अदर वर्ड्स। तो आपने उनको किस तरह उस एरिया को, इवन जो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल जो टॉक्सिक गैसेस हैं, उनको मतलब अपने एरिया में भी उनको भी ना आने देना, उसके लिए भी क्या सिस्टम है। और स्पेशली कन्फाइंड स्पेसेस की अगर हम आइसोलेशन के और लॉकआउट टैगआउट की बात करें, तो वो एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है, जो आज हम कुछ मैं केस स्टडीज भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस बुक के भी बाकी बुक्स की तरह मतलब कुछ टर्मिनल ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आप याद रख सकें तो चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे कि कौन बंदा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, कौन बंदा किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है जो हमने जहन में रखना है। जिस तरह कन्फाइंड स्पेस एंट्री बुक नंबर 2 में भी आपने देखा था कि इश्योर एंड रिसीवर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर CSC सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़ा इन डेप्थ हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की स्टैंड बाय मैन की, देन वी टॉक अबाउट एंट्रेंट, राइट। तो इसी तरह यहाँ भी टीम काम कर रही है। तो वो टीम के कौन से लोग हैं, लाइक ऑपरेशंस टीम है, मेंटेनेंस टीम है, कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम है, वो सारा हम इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नंबर 2 इसका ऑब्जेक्टिव है, ये है कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, एनर्जी है या सिस्टम्स हैं, जिनको हमने प्रोएक्टिवली रिकग्नाइज करना है कि जी ये वो एनर्जीज हैं या सिस्टम्स हैं जिनको हमने लॉक करना है या आइसोलेट करना है, ताकि हमारे रास्ते में ये रुकावट ना बने। और एनर्जी अगर रास्ते में आ गई तो फिर हमारे बंदे जो हैं वो, इट्स हार्ड टू गेट द सेकंड चांस एक्चुअली, गॉड फॉरबिड। और इसीलिए जिन कंपनीज में लॉकआउट, टैगआउट और आइसोलेशन के प्रोसीजर को लापरवाही की नज़र कर दिया जाता है, वहाँ पे फैटेलिटीज के चांसेस बहुत हायर होते हैं और हो भी रही होती हैं। वो अलग बात है कि हम समटाइम रिपोर्ट ही नहीं करना चाह रहे होते या हम रिपोर्ट होने ही नहीं देते, वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन इन गलतियों की वजह से अ, और ये गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आप टीम डिफाइन करें, उसके बाद रेकग्नाइज करें। जिस तरह हमने पहली बुक में एज अ रिकग्निशन कंट्रोल की बात की थी, तो रिकग्निशन तो पहला वर्ड है, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, एनर्जी और सिस्टम्स, ये सारा हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि किस किस सिस्टम को, किस किस्म की एनर्जी को, किस किस्म के इक्विपमेंट को हम लोग लॉक लगाने जा रहे हैं, टैग लगाने जा रहे हैं या आइसोलेट करने जा रहे हैं, इन अदर वर्ड डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। ताकि जब हम रिपेयरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, मेंटेनेंस का, इंस्पेक्शन का कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे बंदों के रास्ते में ये एनर्जीज किसी सूरत ना आए।
और इसकी वैलिडेशन, इसकी बार बार जो वेरिफिकेशन है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इसीलिए अरामको के अंदर आप काफ़ी नोट करेंगे कि वो मेंटेनेंस की टीम के अलावा विद इन इवन मेंटेनेंस टीम दे हैव अ रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। तो इवन रिलायबिलिटी डिवीजन आई एम श्योर के द टाइम विल कम दे विल क्रिएट। जैसे बाकी डिवीजन है इसी तरह रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग डिवीजन भी सऊदी अरामको दे विल फॉर्म इट फॉर श्योर बिकॉज दे आर द गाइज कैन अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स और जो भी वेरिएशंस हैं कि व्हाट कैन गो रॉन्ग कि अगर एक पार्ट को चेंज करेंगे या एक जगह पे किसी प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो ना किया तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसके वो भी हम अब अगर हमने रिकग्नाइज कर लिया कि किस किस्म के सिस्टम्स या एनर्जीज या इक्विपमेंट हमने लॉक करने हैं, आइसोलेट करने हैं, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि वी ट्रूली हैव टू नो अबाउट कि जो करेक्ट टाइप्स हैं आइसोलेशन मेथड्स के, कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसको लॉक करने का बेस्ट मेथड क्या है अरामको के तजर्बे के मुताबिक, अरामको के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, ओशा के, निबोश के, ये सारे इन तमाम को साइड पे रखें और पहले देखें कि सऊदी अरामको के माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, नाउ identify the correct types of isolation method to make energy equipment और system safe। so हमें आइडेंटिफाई फिर करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड्स हमने यूज करने हैं और किस किस्म की एनर्जी के लिए। इसी तरह जो नंबर 4 है उसमें जब आपने काम मुकम्मल कर लिया हाउ टू रिटर्न इक्विपमेंट टू अ सेफ ऑपरेशनल कंडीशन, जब आपने एक रिपेयरिंग कर लिया, मेंटेनेंस कर लिया या जो भी आपका प्रोजेक्ट था, तो अब आपने डेफिनेटली जो एनर्जीज आपने रोकी थी वो दोबारा से एक फ्लो आपको वो सारे लॉक्स उतारने पड़ेंगे। अगर ब्लाइंड यूज़ किए हैं तो ब्लाइंड्स उतारनी पड़ेंगी, अगर पाइप डिस्कनेक्ट किए हैं तो वो, अगर आपने कुछ चेन्स यूज़ किए हैं, वॉल क्लोज किए हैं, तो वो दोबारा बैक टू ऑपरेशनल मोड लेके आने पड़ेंगे। तो ये भी एक टेक्निकल पार्ट है जहाँ पे ऐसे ही नहीं हम लोग मतलब सिंपली जाके तो बस ठीक है जी लॉक उतार दिया, उसका भी फ्लो पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा लॉक पहले उतारेंगे, कौन सी ब्लाइंड पहले रिमूव करेंगे, कौन सा डिस्कनेक्टेड पाइप पहले कनेक्ट करेंगे। ये सारी इन डेप्थ कहने की प्लानिंग है और दैट इज वाई कि हमें एज ए टीम काम करना पड़ रहा होता है। ओके, और मामूली से भी गलती ले डूब सकती है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे इस बुक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर 1। और जो मॉड्यूल नंबर 1 है वो यही है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी टीम्स इन्वॉल्व हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। देखें, 3 टीम्स आप जहन में रखें। सबसे पहले प्रोपोनेंट मैनेजर्स हैं, जो समझ लें कि टॉप मैनेजमेंट इन अदर वर्ड्स ऑफ सऊदी अरामको, जो पीएमटीज हैं। अब तो सऊदी अरामको ने बड़ा इजी कर दिया है कि हर प्रोजेक्ट की सेपरेट पीएमटी है। दैट मीन्स कि वो जो पीएमटी है वो फुल ऑथराइज्ड है। तो वो मतलब दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे आर द टॉप रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नंबर। अब प्रोजेक्ट्स में जाएं तो हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ पे अगर आप नोट करें तो हर प्रोजेक्ट की सेपरेट पीएमटी या कंपनी मैन या अरामको का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे लाजमी बैठा हुआ। इसी तरह अरामको की वहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम भी, उस मेंटेनेंस टीम का, ऑपरेशन टीम का हम लोग भी हिस्सा बन सकते हैं। अरामको हमें भी हायर कर सकता है। इवन प्रोपोनेंट मैनेजर्स के लेवल पे भी अगर हम में से कोई इस लेवल पे काबिल है तो वो उस टीम का हमें भी हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कंट्री वाइड साउथाइजेशन के जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बेस करते हुए यू नो अगर उनकी रेशियो ये है कि जी 90% हमने सऊदीज रखने हैं और 10% हमने खारजी रखने हैं, तो उस 10% में भी हमारा चांस है कि हम प्रोपोनेंट मैनेजर्स के तौर पे भी सऊदी अरामको को सर्व कर सकें। और अगर हम टेक्निकली साउंड हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग डिग्रीज और इस तरह का हमारा कुछ है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री है, या इस तरह के जितने भी हैं, तो आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी पार्ट बन सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो माशाल्लाह अप्रोच है, प्रोफेशनल अप्रोच है, स्पेशली इन ऑयल एंड गैस, वो बड़ी अथेंटिक और रिलायबल होनी चाहिए। अदरवाइज अदरवाइज वी हैव चांस टू वर्क along with the contractors of Saudi Aramco, के जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्क क्रू जो है उनकी भी हम आज उनका भी हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मैं ये जो रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स को बार बार, वो इसलिए भी कर रहा हूँ कि ताकि आपके जहनों में बैठ जाएं ये बातें, क्योंकि
कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे, ताकि जब हम आगे बात करें तो आपके जहन में ये सारा फ्लो चले। अब चलें हम बात करते हैं प्रोपोनेंट मैनेजर्स की, कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार हैं कि वो डेवलप करें किसको, प्रोग्राम को, जिसे मैं मास्टर प्लान भी कह रहा होता हूँ, कि इस मास्टर प्लान को तैयार करें एज पर GI 6.012। अब देखिए, अगर आप एग्जामिनर हैं या मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं इसी लाइन को पकड़ूंगा और कहूंगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, यू नो, लोटो प्रोग्राम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the development of Lotto program as per our M2 guidelines, as per GI 6.012 even, and then I start giving options. Safety manager, WPR, WPI, work permit receiver or work permit issuer, या proponent managers। तो ये सारा कुछ हो रहा है कि वो किसी भी लाइन को पकड़ के एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि हाँ यार, जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, प्रोग्राम की डेवलपमेंट की, वो जिम्मेदारी प्रोपोनेंट की है, टॉप मैनेजमेंट की है, और दे आर द सऊदी अरामको गाइस, और अगर उन्हें कोई डेटा कॉन्ट्रैक्टर से भी चाहिए तो वो डेफिनेटली ले लेंगे, राइट। अब दूसरी इनकी जो जिम्मेदारी है कि दे हैव टू डेवलप। अब कोई प्रोग्राम मास्टर प्लान काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको चॉप अप ना करें इनटू प्रोसीजर्स, एक्चुअली, कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस सीक्वेंस में करेगा, और कौन से टूल इस्तेमाल करेगा, कैसे, मतलब सेफ्टी को इंश्योर करेगा। तो कंप्लीट प्रोसीजर साइट स्पेसिफिक, कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉकआउट टैगआउट में लेके जाना है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसके सेपरेट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, अगर मैकेनिकल एनर्जी है उसके सेपरेट प्रोसीजर, अगर कन्फाइंड स्पेस की आइसोलेशन है तो उसका सेपरेट प्रोसीजर, या एक ही मास्टर प्रोसीजर हो सकता है जिसके अंदर वो पोर्शनलाइज कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी को कैसे आपने आइसोलेट करना है। तो वो जो स्टेप्स बताए जाएंगे प्लान के मुताबिक, वो सारे प्रोसीजर्स की शक्ल में होने चाहिए। तो पहली इनकी जिम्मेदारी क्या है, प्रोग्राम को डेवलप करना, दूसरी क्या है, प्रोसीजर्स को डेवलप करना, और तीसरी जो जिम्मेदारी है कि प्रोसीजर्स आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते जब तक आप ट्रेनिंग ना दें, राइट। और उससे भी पहले, ट्रेनिंग से भी पहले, ऑफ कोर्स दे हैव टू आइडेंटिफाई द आइसोलेटिंग पॉइंट्स एंड लोकेशंस, कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि उनके पास ड्राइंग्स हैं, साइट लेआउट है, 3D, 2D, 3D मैप्स, लेटेस्ट कॉम्बिनेशंस, दे नो कि उनके पूरे प्लांट को, इवन अब तो सिमुलेशन की और वी आर टेक्नोलॉजी इस लेवल पे है कि आप एक रूम में बैठ के पूरा प्लांट जो है अपना उधर ही क्रिएट कर सकते हो कि हमारे प्लांट में क्या कुछ है, फॉर ट्रेनिंग पर्पज, फॉर आइडेंटिफाइंग द आइसोलेटिंग पॉइंट्स इवन, और लोकेशंस भी, कि कहाँ कहाँ पे। और ये जो आइसोलेटिंग पॉइंट्स हैं ये आइडेंटिफाई होंगे तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से मेथड्स वहाँ पे बेस्ट रहेंगे, और उनके लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्हीं की जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग डिवाइसेस टू बी यूज। देखें, इन्होंने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं, मतलब प्रोग्राम डेवलप किया, प्रोसीजर्स बनाए, फिर लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेटिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, और साथ ही इन्होंने डिवाइसेस को भी प्रोवाइड करना है, मतलब कि मेक श्योर करना है कि कौन सी डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी उन पॉइंट्स को आइसोलेट करने के लिए। तो दैट मीन्स कि ये भी इनकी जिम्मेदारी में शामिल है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग डिवाइसेस प्रोएक्टिवली, रादर देन कि एकदम प्रोजेक्ट शुरू हो गया और तब हर काम हम कर रहे हैं। अब जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, मतलब प्रॉपर एंड डिपार्टमेंट के बाद, बेसिकली दे आर द इम्प्लीमेंटर, और जो इम्प्लीमेंटर है वो ट्रेनर है बेसिकली। अब जैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वालों ने, तो ये क्या करेंगे कि GI 6.1012 के अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर्स डेवलप किए थे किसने, प्रोपोनेंट मैनेजर्स, वो अब ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अब इम्प्लीमेंटेशन अब कैसे करेंगे, जब तक कि ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि सऊदी अरामको का इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड थर्ड पार्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये दो डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत आप हम लोगों को भी, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, हम लोगों को भी आप उसके अकॉर्डिंगली हायर कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि कई बार कंपनीज हमें इस तरह भी हायर कर लेती हैं कि जी इश्तियाक, ठीक है, दिस इज आवर इंटरनल प्लान, इंटरनल ट्रेनिंग प्लान, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी जो इंटरनल ट्रेनिंग्स हैं वो भी आप दें। वो एक डिफरेंट केस है, मतलब कि हमें पूरा जो है वो थर्ड पार्टी, उन्हें फिर उन ट्रेनिंग्स के लिए उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए,
उन ट्रेनिंग्स के लिए उन्हें कोई आईडीज नहीं चाहिए, लेकिन बिकॉज दे ट्रस्ट तो वो हमें बुला सकते हैं कि जी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जैसे HSC में मोर देन 2000 प्लस कस्टमाइज डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो किसी भी ये सारे टॉपिक्स पे जो बंदा जैसे हैजर रिकग्निशन है तो हर बंदे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेफ्टी इंडक्शन है तो सबको देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके बिजनेस प्रोजेक्ट्स में या आपकी साइट के प्रोजेक्ट्स में रिगिंग एंड लिफ्टिंग की एक्टिविटी ज्यादा है तो आप उसकी भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग या थर्ड पार्टी पे चले जाते हो या लोकल इंटरनल। कई कंपनीज ऐसी हैं कि जी वो इमरजेंसी रिस्पांस लीडर और इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो रेस्क्यू की जो ट्रेनिंग्स हैं वो खुद दे लें। लेकिन कई बार अगर सर्टिफिकेशन पर्सपेक्टिव में जाएं तो फिर वो थर्ड पार्टी को बुला रहे होते हैं। तो उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन से पहले डेफिनेटली एक ट्रेनिंग प्लान भी डिफाइन हो जाएगा कि कौन सी थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करवानी है और कौन सी इंटरनल ट्रेनर, हमारे जो ट्रेनर्स हैं। अब हर कंपनी इंटरनल सेफ्टी ट्रेनर समटाइम नहीं भी हायर कर पाती, तो उस फेज में भी दे कांटेक्ट अस के जी आप आके या अपने ट्रेनर्स भेजें या खुद आए, हमारी इंटरनल ट्रेनिंग्स के अकॉर्डिंगली इन बंदों को ट्रेन करें एंड वी विल पे वट एवर वी गोना एग्री। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। दैट मीन्स कि ये सारा जो है वो डिपेंड करता है। और वो हमें क्यों बुला रहे होते हैं, बिकॉज वी आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, वी हैव ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशंस। और इस पर्सपेक्टिव में वो हमें अपने प्लान्स के लिए भी बुला रहे होते हैं। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग्स का तो कॉन्सेप्ट है ही है, लेकिन उनके जो इंटरनल ट्रेनिंग्स हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इफेक्टिव हो सके, और उसमें जितना हम एज ए थर्ड पर्सन, थर्ड आई के तौर पे जब हम आए तो हम भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाएं। इसी तरह प्रोवाइड आइसोलेशन लॉकआउट इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट्स अरेंज किसने किए थे? प्रोपोनेंट ने। दैट मीन के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किसने किया था? प्रोपोनेंट ने। अब ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मेक श्योर कह रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो भी मास्टर प्लान बना है उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज ओपन है, अब ये सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे और इनकी जिम्मेदारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कि जो भी लॉकआउट टैग और आइसोलेशन, जो भी मेथड, जिस मेथड के तहत जो भी गाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंगली जब डन हो गया तो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन भी इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन है इसमें सिर्फ अरामको पे रिलाई ना करें। आप भी एज अ WPR जब जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए जाएं तो ये चेकिंग एंड वेरिफिकेशन आप भी करें और इन डेप्थ करें। क्योंकि ये वाहद प्रोग्राम है कि अरामको को आप पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और आप लोगों को अरामको पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी, आपका लॉक है कि आपकी पॉकेट में है। आपने मेक श्योर करना है कि आप ही लॉक लगा रहे हो, आप ही खोल रहे हो, कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चेकिंग एंड वेरिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ से अंदाजा लगा लें कि किस लेवल तक काबिल बनना पड़ेगा ताकि आप चेकिंग भी कर सकें और वेरिफिकेशन भी कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मामूली से भी कोई गड़बड़, मतलब, तो देन हार्ड टू गेट सेकंड चांस, राइट। अब आती है, हमने प्रोपोनेंट से शुरू हुए, फिर हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारियों को डिस्कस किया। अब बात है कॉन्ट्रैक्टर्स की। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जिसको जो भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, अब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। तो पता चला कि यहाँ अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ operations, maintenance, contractors, all of the above। या मैं इस तरह कर सकता हूँ, proponent, managers, operations and maintenance, contractors and work crew, both B and C। You know, the third D option is both B and C। So I hope you got the point। So for examiner ये बहुत इजी है, वो किसी भी लाइन को पकड़ेगा और क्वेश्चन रेज करेगा और आपके माइंड को चैलेंज देगा। अब आपको आपके पास एक ही चॉइस है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। मेमोराइज करना, बच्चों की तरह रट्टा लगाना, उस चीज से निकलना पड़ेगा। हाँ, जहाँ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन हैं जो हर सूरत में ऑल द टाइम जहन में रहनी चाहिए, जिनके बगैर गुजारा नहीं है, उनसे डेफिनेटली वो रट्टा, खैर रट्टा उनको भी नहीं लगाना चाहिए। वो वैसे ही आपके आपके कॉन्सेप्ट्स में इस लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, एक्सपीरियंस में चीजें आ जानी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में फिट इन हो जाए, रादर देन कि आप याद रख रख के अपनी मत मारें। बट एनीवे,
ये आपको याद रखना पड़ेगा कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी। और जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के दौरान WPR जो वर्क परमिट रिसीवर है वो भी इन्वॉल्व है। और अगर आप अगर अच्छे WPR हैं तो आप कहोगे यार ये जो इलेक्ट्रिकल की आइसोलेशन है, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, तो आप अपनी कंपनी को भी कह सकते हो कि मैं जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाऊंगा बगैर अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और अगर आप समझते हो कि कुछ मैकेनिकल आइसोलेशन और इस तरह की लॉकअप टैगेड यूज हुआ है, तो मैकेनिकल इंजीनियर भी, तो व्हाट आई मीन इज कि यू कैन मोटिवेट एंड गाइड टू योर कंपनी आल्सो, रादर देन कि बस फॉर्मेलिटी टिक 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 और बस ठीक है जी साइन चाहिए, परमिट मिले और जानों को जानों की परवाह ना करें, राइट। तो ये जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन है, लफ्ज बड़े आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली घुसेंगे और पूरा साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि रैमको को, क्योंकि इसमें आप रैमको को वेरीफाई कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि रैमको ने तो काम करके खुद भी वेरीफाई किया है, उनकी जो ऑपरेशन टीम्स और मेंटेनेंस टीम्स हैं उन्होंने भी अपनी तसल्ली की है। लेकिन आप उसके बाद वो आपको भी कह रहे हैं कि चेकिंग एंड वेरिफिकेशन आपकी भी जिम्मेदारी है। अब आप वो वहां पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि क्योंकि अरामको भी इंसान ही है ना, मतलब ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, राइट। तो अब वो आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाई आपकी लाइफ है, योर लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप भी जॉइंट सेट इंस्पेक्शन के दौरान मेक श्योर कर लें, प्रॉपर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन कर लें कि आइसोलेशन चाहे एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ग्रेविटी है, मोशन है, टॉक्सिक गैसेज हैं, कोई लिक्विड है, देख लें कि हर चीज आइसोलेटेड है और आपके लिए सेफ है, हेवन तैयार है, ताकि आप आराम से जो है अपना मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करें वहां पे। और उसके बावजूद मतलब जो है वो EULB परमिट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस आइसोलेशन। अगर आपको ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आइसोलेशन भी आपने ही करनी है, लॉकआउट टैगआउट भी आपकी जिम्मेदारी, तो फिर तो एक और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन डेफिनेटली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और प्रॉपर एंड डिवीजन ऑफ सऊदी अरामको, दे विल डेफिनेटली बी वर्किंग विद यू, राइट। इसी तरह जो ऑल वर्कर्स हैं मस्ट हैव इंडिविजुअल प्रोटेक्शन, हर बंदे की जिम्मेदारी है इस पूरी टीम में, जो भी आइसोलेशन लॉकआउट टैगआउट में है, कि हर बंदा, इवन जो काम करने वाले हैं लेटर और जिन्हें हम अफेक्टेड एम्प्लॉइज भी कहते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपना लॉक, अपनी लाइफ, अपनी प्रोटेक्शन अपनी की खुद इंश्योर करें कि कोई गड़बड़ नहीं वो, क्योंकि वो भी एक अथॉरिटी हो गया ना, कि जब अपनी लाइफ मैंने इंश्योर करनी है तो मैं फिर सबको चेक करूंगा कि किसी से भी कोई गलती ना हो, और फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा लॉक जो है वो मेरे अलावा कोई ना खोले, राइट। और मैं किसी को भी ना दूं कि ये लोग पकड़ो यार मेरा लॉक भी खोल के ले आओ, नो लाइक दैट, राइट। क्योंकि ऑयल एंड गैस है ना, मामूली से भी गलती जो है वो ले डूबेगी। आई होप कि कहीं ना कहीं ये बातें आपके जहन में सर्कुलेट होंगी जब आप अगर आप तस्वीर को भी देखें तो देखें किस तरह वो एक क्लोज डिस्कशन और पूरा, क्योंकि ये मजाक नहीं है, किसी भी क्लोज लाइन को मतलब ड्रेन आउट करना या उसको पर्जिंग के जरिए टॉक्सिक फ्यूम्स को एलिमिनेट करना और उसके बाद उसे ब्लाइंड्स या डिस्कनेक्शन के जरिए मेक श्योर करना कि उस एरिया में अब कुछ ऐसा इवन रेजिडुअल एनर्जी भी नहीं रही, ये तो मामूली जॉब नहीं है, ये बहुत अहम जॉब है, स्पेशली हाई हैजर्डस इंडस्ट्रीज में। और ऑयल एंड गैस तो है ही रेड जोन, राइट। इसलिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये फर्क नजर आएगा जब आप ऑयल रिग साइड पे जाएंगे, ऑयल रिफाइनरीज में जाएंगे, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में, या इवन GOSP प्लांट जो गैस और सेपरेशन प्लांट्स हैं, या जहाँ पे भी मतलब रनिंग कह लें कि लाइंस की जो मेंटेनेंस के प्रोसेसेस हैं, जब वहाँ पे आप इस तरह के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होंगे तो आपको सेफ्टी हाई लेवल पे नजर आएगी विद जीरो कंप्रोमाइज। आपका जो माइंड है कि जी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में और वहां पे तो इतना नहीं खींच रहे होते, और उसी से आप माइंड बना लें कि बस मसला ही कोई नहीं, हम इग्नोर कर सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं, तो ये मिसकंसेप्शन है। मेक श्योर कर लें कि प्रोजेक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, इन अदर वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये एलिमेंट जेन में रखना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। लाइक आप शेबा प्लांट में जा रहे हैं या रास्ता नोरा में जा रहे हैं या आप ऑयल रिग साइट्स पे जा रहे हैं, तो 3 डिफरेंट लोकेशंस हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं। तो आप कैसे मुंह उठा के बस सेम ही लॉजिक लेके तो पहुंच जाएंगे, आपको प्रोएक्टिवली उस पर सारा स्टडी करना पड़ेगा, राइट, समझना पड़ेगा चीज़ों को।
इसी तरह यूज मल्टी लॉक हैश पर ग्रुप लॉकआउट बॉक्स, जब एक से ज्यादा या 4 5 10 20 बंदे काम कर रहे हैं तो फिर हर पॉइंट पे मतलब ऐसी जगह बनाना है कि जी 10 10 लॉक लग सकें, वो इस इट डजंट सेम प्रैक्टिकल कि हम मशीन के ऊपर ही या इक्विपमेंट के ऊपर ही इस तरह का कोई डिजाइन बना दें। तो हम इस तरह नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि फिर जो लॉकिंग हैस्प है उसको यूज कर लें मल्टी लॉक, ताकि 4 5 6 8 लोग वहां लॉक लगा सकें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसी तरह मतलब या फिर आप ग्रुप लॉकआउट पर कि जो आइसोलेटिंग पॉइंट है वहां पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ने एक लॉक लगा दिया है, और उसकी की जो है वो बॉक्सेस में ग्रुप लॉकआउट बॉक्स में रख दिया है, ताकि आप फिर उस बॉक्स पे अपना लॉक लगाएंगे। फिर भी आपका लॉक, आपकी की आपने ही उतारना है वो लॉक। तो इस तरह भी एज अ टीम भी आप सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो। तो लेकिन इस केस में ग्रुप लॉकआउट बॉक्स में ऑपरेशन इज द वन टू पुट द लॉक एंड कीप द की अंटिल द जॉब इज डन। तो ये सारे हम मतलब इसकी भी एक दो स्लाइड्स आएंगी जिसपे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये ग्रुप लॉकआउट बॉक्स कैसे यूज हो रहा है। अब एक्शंस और लीविंग दी वर्क साइट, कि जब आप कौन से एक्शन जब आप साइट को छोड़ेंगे तो मेक श्योर कब अब या टेम्पररी छोड़ आर्जी तौर पे या शिफ्ट चेंज हुई है, वर्क इज इनकम्प्लीट या जॉब कंप्लीटेड, जब काम खत्म हो गया या तो तब आप आ रहे हो या शिफ्ट चेंज हो गई है या आर्जी तौर पे आप उस साइट को छोड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में कौन से एक्शन आपने लेंगे। अब एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपकी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने जो साइट स्पेसिफिक आइसोलेशन प्रोसीजर्स हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि रिग साइट और है ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे ऑयल को पूरा रिफाइन किया जा रहा है, और एक ही ऑयल से एक ही ब्लैक गोल्ड से कितने किस्म के ऑयल बन रहे हैं। आप इस पे भी थोड़ा, आई विल ट्राई कि मैं इस पे भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि जमीन से ये जो ब्लैक गोल्ड है इसके निकलने से लेके एंड तक किस तरह ये मतलब फायदा दे रहा होता है। और एंड दैट इज द रीजन कि ऑयल एंड गैस की जो भी मेगा कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, चाहे सऊदी अरामको है, चाहे कतर पेट्रोलियम है, चाहे एडनॉक है, यूएई, क्यों वो अमीर है? बिकॉज ये पेट्रोल डीजल तो हम ही कह रहे होते हैं, बेसिकली इस काइंड ऑफ अ ब्लैक गोल्ड, राइट? तो ये हमारी भी गुड लक है कि अल्लाह ने इस लेवल की ब्लेसिंग्स दी हैं, तो हम सब भी मतलब कहीं ना कहीं सर्विसेज में। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस मतलब हमारे चैनल पे ट्रेनिंग जोन पे, जो कि आपका डेली लर्निंग क्लब है। कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा जरूर मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अब जो मॉड्यूल नंबर 2 है, इसमें हम बात करेंगे आइसोलेशन एंड लोटो एप्लीकेशन, कि जो आइसोलेशन और लोटो है इसको अप्लाई कैसे करना है किन। आप देखें कि सबसे पहले तो समझना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले कि आइसोलेशन की और लोटो की जरूरत क्यों पेश है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई आइसोलेशन एंड लोटो इज नीडेड। इसकी बहुत बड़ी वजह अगर आप जहन में रख सकें तो आइसोलेशन लोटो हर उस इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए वर्कर्स को चाहिए जब वो मेंटेनेंस का कोई काम करे। वो मेंटेनेंस छोटे लेवल की है, बड़े लेवल की है, हर सूरत में एनर्जीज को आइसोलेट करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, टैगिंग लगानी पड़ेगी, ताकि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, वो अरामको के एम्प्लॉयज हैं या कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज हैं, आफ्टर ऑल दे ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो उनकी जो इंडिविजुअल कि हर बंदा अपनी जो लाइफ है उसको खुद सेफ रख सके, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेंटेनेंस वर्क है उसके लिए आइसोलेशन और लोटो ये जरूरी है। इसी तरह आइसोलेशन एंड लोटो जो है बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ताकि हम महफूज रह सकें जो भी अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को तौर पे या अनकंट्रोल्ड एनर्जाइजिंग कि जो मतलब ऐसी एनर्जाइजिंग या ऐसी एनर्जी आ जाए कि जो कंट्रोल से ही बाहर हो जाए, या जो प्रेशराइजिंग ऑफ सिस्टम्स हैं जैसे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक डिफरेंट प्रेशर है, इवन समटाइम लिक्विड भी प्रेशर है, समटाइम एयर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। तो इस सारे पाइपिंग एंड इक्विपमेंट की जितनी भी मतलब इस सारे मैकेनिज्म है, इससे इम्पोर्टेंट कि हम अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोल जो एनर्जाइजिंग है उससे या प्रेशराइजिंग ऑफ सिस्टम्स हैं उससे महफूज रह सकें, प्रिवेंट कर सकें पाइपिंग और इक्विपमेंट इवन। अब अगर हम बात करें तो इतने रिलायबिलिटी इंजीनियर्स, मेंटेनेंस टीम्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोपोनेंट मैनेजर्स, मेंटेनेंस एंड operations teams and a lot of safety professionals,
Still Aramco is saying कि 5 fatal failures still can happen, God forbid. तो इसका मतलब है कि हमें ये जो 5 fatal failures हैं, ये एक इंडिकेटर है कि हमें कितना जिम्मेदार रहना पड़ेगा इस प्रोसेस। सारे प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब बात आए लोटो की और आइसोलेशन की, तो मामूली सी भी लापरवाही ले डूबेगी। उसकी रीजन है कि रैमको प्रूव कर रहा है कि 5 fatal failures still can happen। और वो फेलियर क्या है कि पहले नंबर पे फेलियर स्टॉप इक्विपमेंट, आपने सोचा कि रुक गया, किसी ने वेरीफाई भी नहीं प्रॉपर किया, लेकिन जब आप काम शुरू करने लगे हैं, चाहे मेंटेनेंस है, रिपेयर है, इंस्पेक्शन है, व्हाट्सएवर, एकदम से इक्विपमेंट चलना शुरू हो गया। अब वो इक्विपमेंट या किसी ने चला दिया, गॉड फॉरबिड, कि आपने लॉ की प्रॉपरली लगाया या की किसी को दे दिया, या आप मतलब व्हाट्सएवर द रीजन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जो भी वजह बनी है, लेकिन ये स्टॉप इक्विपमेंट जो है, ये भी एक कि आप सोच रहे हैं कि रुक गया इक्विपमेंट, अब चलेगा नहीं, लेकिन इट स्टार्टेड अप एक्चुअली। और उसके बाद एनर्जी है, अनकंट्रोल्ड हो गई है, अब बचना मुश्किल है। तो ये फेलियर है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम पावर सोर्स, आपने सोचा कि जी आपने ब्रेकर ऑफ कर दिया, आपने मतलब ब्रेकर ऑफ करके बाहर लॉक भी लगा दिया, लेकिन इनफैक्ट दोबारा एनर्जी वहां आ चुकी हुई है, कि वो हो सकता है कि वो ब्रेकर का इंटरनल जो मैकेनिकल सिस्टम है वो फेल हो गया। तो मच बेटर इज, इसलिए आइसोलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लोटो, आई एम टेलिंग यू। लोटो भी सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग और आइसोलेशन ही है, लेकिन आइसोलेशन इज मोर पावरफुल देन लोटो। लोटो में तो ये है ना कि आपने वॉल बंद किया या ब्रेकर ऑफ किया और बाहर ताला लगा दिया, लेकिन आइसोलेशन किया, आपने वायर ही उतार दी, आपने पाइप ही उतार दिया, आपने पाइप के अंदर हाई रेटेड लेवल की ब्लाइंड्स लगा दी फ्लैंजेस के दरम्यान, ताकि प्रेशर जो है वो उस ब्लाइंड, जो ब्लाइंड है वो एक सर्टेन लेवल पे उसकी कैपेसिटी है जो कि उस प्रेशर को रोक के रखेगी, जब तक कि आपका जितने टाइम के लिए आपको परमिट दिया गया है। और वो परमिट इशू करना भी आरामको के लिए हैजर्ड है, टू बी वेरी, आपको वो ईयूएलबी इक्विपमेंट अपनी लाइन ब्रेक परमिट जो है वो इश्यू करना भी आरामको कहता है कि इसका हैजर्ड फॉर, कोई भी मामूली से गलती ले डूबेगी। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि रिमूव रेजिडुअल एनर्जी। आपने सोचा कि यार सारा जितनी टॉक्सिक गैसेज है, लिक्विड है, आपने सारा ड्रेन आउट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। आप क्लीनिंग प्रोसेस में आप स्टीमिंग कर लिया, आपने वाटर वॉश कर लिया है, आपने पर्जिंग के लिए नाइट्रोजन को यूज किया है, आपने पूरी, लेकिन फिर भी रिमेन्ड एनर्जी है वहां पे। और आपने कहा है इतनी सी से तो कुछ नहीं होगा, लेट्स लेट्स कंप्लीट द जॉब। वो जो रेसिडुअल एनर्जी है पहले नंबर पे उससे, या जो रिमेन्ड एनर्जी है, जो बाकी एनर्जी वहां पे मौजूद है लिक्विड की शक्ल में या किसी भी शेप में या गैसेस की सूरत में, वो जो एनर्जी है रेजिडुअल, वो भी फैटल हो सकती है। दैट्स व्हाट अरामको इज क्लेमिंग, कि लापरवाही का कोई चांस नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड रीस्टार्टिंग के, तो ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जी अनएक्सपेक्टेड रीस्टार्टिंग को हर बार हर दफ़ा हर जगह इंश्योर किया जाए। लाइक अगर आइसोलेटिंग पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो अगर 50 से ज़्यादा, तो वो 50 जो आइसोलेटिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वो 50 डिफरेंट चैलेंजेस हैं एक्चुअली, यहाँ पे लोटो और आइसोलेशन प्रोसीजर को ऑथेंटिकली इम्प्लीमेंट करके फिर वेरीफाई भी करना पड़ेगा, और अरामको भी करेगा और आप भी करोगे एज अ कॉन्ट्रैक्टर। और एज अ WPR जॉइंट सेट इंस्पेक्शन के दौरान भी, बजाय इसके कि आप इसी खौफ में रहें कि यार पता नहीं अरामको क्या कह देगा और अरामको के ऑफिशियल्स क्या कह देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अगर आप दिलेरी के साथ उनको कहें कि जी लेट अस वेरीफाई कि आपने जो लोटो और आइसोलेशन किया है वो जॉइंट सेट इंस्पेक्शन के दौरान प्लीज लेट अस वेरीफाई प्रॉपरली, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ आवर लाइफ। तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आप बात ही ना करें और परसीव थ्रेट्स में रहें कि अरामको से बात की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये फिर आपकी अपनी साइकी है, एंड यू यू मस्ट नेवर बी अ वर्क परमिसिव है। अगर आप दिलेर नहीं है, अगर आप मतलब आपके अंदर गट्स नहीं है बात करने के, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो फिर आई थिंक WPR बनना भी आप डिजर्व नहीं करते। मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और मैं ये पूरे मतलब वसूख से कह रहा हूँ कि अगर आप मतलब अपनी जॉब ऑनेस्टी के साथ नहीं कर सकते, और जो आपको करना चाहिए अगर वो आप नहीं कर पा सकते,
स्पेशली चाहे वो किसी से, जैसे वेरिफिकेशन और चेकिंग है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जॉइंट सेट इंस्पेक्शन पे आप जाएं और आप पूछें कुछ भी ना, सिंपल बस टिक टिक की करते जाएं और क्वेश्चन कोई ना रेज करें बिकॉज रैंक इज देयर, तो वो फिर आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो मसला बनेगा तो आपको उल्टा जो है वो केस आप पे इनिशिएट करेंगे कि यू आर इररेस्पॉन्सिबल कंपनी, कि आपने क्यों नहीं, हमारे बंदों से तो चलो गलती होगी, आप लोगों ने प्रॉपर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्यों नहीं की। तो इसी तरह जो पांचवा फैटल फेलियर है वो ये है कि क्लियर द एरिया बिफोर रिस्टार्ट। क्लियर द एरिया बिफोर रिस्टार्टिंग, कि अब आपने जब काम जॉब मुकम्मल कर लिया, चाहे मेंटेनेंस की जॉब थी, कोई कोई इंस्पेक्शन थी, कोई रिपेयरिंग का प्रोजेक्ट था, चाहे वो उसमें वेल्डिंग इन्वॉल्व थी, कोई वर्किंग एट हाइट थी, व्हाट्सएवर जो भी प्रोसेस थे, कोई रिगिंग एंड लिफ्टिंग थी, लेकिन जब आपने काम मुकम्मल कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, तो अब यार अब मेक श्योर करें कि एरिया को प्रॉपर हाउसकीपिंग और हेड काउंट और कोई टूल्स इक्विपमेंट अननेसेसरी चीजें कोई भी वहां ना रखें, कि उसी तरह साइट दें रैमको को जिस तरह उन्होंने नीट एंड क्लीन आपको प्रोवाइड की थी, राइट। अदरवाइज अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो खुद भी अपना चेक एंड बैलेंस रख रहे होंगे, स्पेशली इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी डेफिनेशन हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आइसोलेशन, लॉकआउट और टैग आउट की डेफिनेशन। देखिए, एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम, एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस और लॉकआउट एंड टैग आउट, ये तीन, और ग्रुप लॉकआउट, एन ऑथोराइज पर्सन, अफेक्टेड पर्सन, ये 1 2 3 4 5 6 6 डेफिनेशन अगर हम मतलब इस पे बात कर सकें, ताकि आपके, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि क्यों लोटो और क्यों आइसोलेशन की ज्यादा बात होगी। जैसे एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम है, तो एनर्जी का लफ्ज जब आया तो साथ ही कंट्रोल का वर्ड आ गया, और साथ में प्रोग्राम, दैट मीन्स का प्लान भी चाहिए। एनर्जी, एनर्जी अब डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट किस्म की हो सकती है, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ग्रेविटी, मोशन, प्रेशर, हाइड्रोलिक, इन अदर वर्ड्स, कोई टॉक्सिक फ्यूम्स, हैजर्डस गैसेस, इन अदर वर्ड्स, ये सारे ये सारे अब उनके अगेंस्ट हमें कंट्रोल प्रोग्राम चाहिए। इसी तरह जब हमने किसी चीज को कंट्रोल करना है तो टूल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, राइट, डिवाइसेस चाहिए। उसकी फिर लॉकआउट टैग आउट का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ग्रुप लॉकआउट, ऑथराइज पर्सन क्या होता है, कौन ऑथोराइज है लॉक लगाने के लिए, और क्यों ऑथोराइज है, और किसने उसको ऑथोराइज किया है, क्या वो ट्रेंड होना चाहिए या सर्टिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी तारीफ क्या है, मतलब अफेक्टेड पर्सन है तो कौन है। बाकी सारी देखें, प्रोपोनेंट डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस हैं, इवन कॉन्ट्रैक्टर की टॉप मैनेजमेंट है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, साइट इंजीनियर्स हैं, सब आउट हैं, सब अपने अपने ऑफिस में बैक टू देयर वर्किंग मूड। अफेक्टेड पर्सन वो है जो बेचारा अंदर जाके वेल्डिंग कर रहा है, जो अंदर जाके क्लीनिंग कर रहा है, जो अंदर जाके स्टफ होल्डिंग कर रहा है, वो अफेक्टेड। अगर इन तमाम ने जिम्मेदारी से काम ना किया, जितनी ये लोग चाहे अरामको के हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के हैं, जिस मर्जी डिवीजन डिपार्टमेंट के हैं, अगर इन लोगों ने ईमानदारी से काम ना किया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो बंदा जो बेचारा अंदर काम कर रहा है। वो कि वेल्डर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, ब्रेसी ब्लास्टर, सैंड ब्लास्टर हो सकता है, कोई भी, मतलब जो भी उसकी जॉब है, वी हैव प्लेंटी ऑफ जॉब। तो वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी कंट्रोल के हमको कहते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे। पहले ये कि जब हम कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले भी हमने डिस्कस किया है कि प्रोसीजर्स होना लाजमी है, कि साइट स्पेसिफिक रिटन प्रोसीजर्स लाजमी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल कर रहा है एनर्जी को, चाहे अरामको इन्वॉल्व है। अरामको के तो प्रोसीजर्स हम सबके सामने हैं कि दे हैव प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग, हर चीज का उनके पास प्रोसीजर है, लेकिन एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास है हमारे प्रोसीजर्स, अगर हमें वो जिम्मेदारी दे देते हैं। नहीं है तो वो प्रोजेक्ट ही नहीं देंगे ना, वो वेरीफाई करेंगे। इसीलिए कई कंपनीज आइसोलेशन, लॉकआउट, टैग आउट के भी प्रोजेक्ट खुद ले रही है अरामको एज अ थर्ड पार्टी कंट्रैक्टिंग कंपनी। और अरामको ट्रस्ट करती है उन पे बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, कि उनके पास प्रोसीजर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, प्रॉपर सेफ्टी प्लान्स हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स हैं, उनके पास
डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, उनके बंदे हाईली क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, और उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड है, टेक्निकली करेक्ट है। तो उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अरामको उनको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो वो जो ये जो एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके सबसे पहला वर्ड है प्रोसीजर्स होने चाहिए। अब प्रोसीजर्स हैं और ट्रेनिंग नहीं दी, अब 1000 प्रोसीजर है मुख्तलिफ बंदों से रेलिवेंट, लेकिन ट्रेनिंग आपने दी नहीं है उनको। वो प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग क्या है कि सबसे पहले तो प्रोसीजर उनके साथ शेयर करें। जब भी किसी डब्ल्यूपीआर से, किसी सेफ्टी ऑफिसर से पूछूं, यार जिस साइट पे काम कर रहे हो उसके सारे प्रोसीजर्स लिए हैं सऊदी अरामको से, या आपके सेफ्टी मैनेजर ने आपके साथ शेयर किए हैं? नहीं सर, वो तो हमारा तो काम सिर्फ परमिट फॉर्म है, या हमारा तो काम सिर्फ डेली सेफ्टी इंस्पेक्शन है, या रिकॉर्ड कीपिंग है। गैप्स हैं, राइट। लेकिन आपकी भी गलती है कि आपने उनसे पूछा कब है। आपने मतलब दिलेरी के साथ उनसे पूछा कब है कि जी मैं यहाँ सेफ्टी ऑफिसर आपने मुझे रख लिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, मेरे साथ ये सारे प्रोसीजर्स तो शेयर करें, और फिर मैं देखूंगा कि किस प्रोसीजर पे मुझे ट्रेनिंग चाहिए, या मैं खुद ट्रेन हो सकता हूँ, या मैंने आपके पास आना है कि जी मुझे इस टॉपिक पे ट्रेन करें, राइट। तो प्रोसीजर्स के साथ रेसिप्रोकल वर्ड है ट्रेनिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपने जब ट्रेनिंग के जरिए इम्प्लीमेंट, लाइक प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अब ट्रेनिंग इफेक्टिव होना बड़ा जरूरी है। तभी लोग काबिल बनेंगे और तभी वो आगे जाके प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, राइट। अब जो पीरियोडिक इंस्पेक्शंस हैं, अनअनाउंस अनडिक्लेयर्ड, के किसी को बताए बगैर, चाहे वो अरामको करे, आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग मैनेजमेंट करे, आपका सेफ्टी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सरप्राइज विजिट्स करें, ताकि जो साइट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, ये अब और टॉप लीडरशिप की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि यार आपके जनरल मैनेजर ने, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपकी साइट को कब विजिट किया? अगर तो आप कहते हो कि जी पिछले 6 माह से शहजादे ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, तो इज नथिंग, कि जो एक विजिबल लीडरशिप है वो उसने हाईलाइट नहीं की। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। आज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट से लीडरशिप कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, कि जी आपने लीडिंग बाय एग्जांपल, कि आपने एज ए लीडर नजर आना है, ग्राउंड पे नजर आना है, ताकि एक रोल मॉडल के, जब एक वाइस प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ ऑफ द कंपनी जब पीपी स्पैन के साइट पे जाएगा, तो उसका असर तमाम एम्प्लॉयज पे किस लेवल पे जाएगा, यू कैन इजीली इमेजिन। दूसरे लफ्जों में, अगर एक बंदा मतलब खुद लेट आ रहा है एज अ जनरल मैनेजर, तो उसके मैनेजर्स भी कहाँ परवाह करेंगे, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, राइट। ये टॉप से चीजें बॉटम की तरफ जा रही है। तो इस पर्सपेक्टिव में जो लीडर्स हैं उनको विजिबल लीडरशिप पे बिलीव करना पड़ेगा, कि अपने ऑफिस से अब उठना पड़ेगा, चाहे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, बाय एनुअल, या एनुअल। उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि सिंपली जब एक्सीडेंट हो गया तो चलो भाई अब पंच मारने का मजा आएगा, अब बको। ये कोई इतनी इफेक्टिव लीडरशिप नहीं है, राइट। लीडरशिप ये है कि आप प्रोएक्टिवली एक्सीडेंट होने से पहले पूरी टीम को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, खुद इन्वॉल्व हों, ताकि एक्सीडेंट हो ही ना इंशाल्लाह। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज जो है इलाज से बेहतर है, राइट। तो ये इस इन तमाम टॉप लीडर्स के लिए मैंने पर्सनली जो है एक ट्रेनिंग डेवलप की हुई है, इफेक्टिव सेफ्टी लीडरशिप। और वो जो ट्रेनिंग है वो वी ऑलवेज ट्राई टू मार्केट के जो कंपनी के चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो जनरल मैनेजर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, या जो माशाल्लाह हाईली ट्रेन्ड कॉम्पिटेंट सेफ्टी लीडर्स हैं या सेफ्टी मैनेजर्स हैं, या इवन सेफ्टी एडवाइजर्स हैं, कि वो उस ट्रेनिंग में बैठे, ताकि हम एक रोड मैप पे डिस्कशन में आए और मेक श्योर करें कि वाकई में कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, किस तरह हम चेंज एम्बेसडर बन सकते हैं, और किस तरह एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप करने में या मेंटेन रखने में एटलीस्ट वी कैन प्ले अ रोल एज अ टॉप लीडर ऑफ आवर कंपनी, राइट। लेकिन ये मेरे लिए भी इजी नहीं होता, क्योंकि आपने जब इस लेवल के लोगों को पढ़ाना है या इस लेवल के लोगों के सामने खड़े होना है, तो आपको भी तो फिर कुछ ना कुछ यूनिक लेके जाना पड़ेगा, राइट। कि कोई ना कोई ऐसी चीजें कि जो वाकई में, तो दैट्स वाई एक टाइम लगा मुझे ये कोर्स डेवलप करने में, और इंशाल्लाह वेरी सुन मैं कोशिश करूंगा कि इसको पब्लिकली भी हम अनाउंस करें, ताकि पीरियोडिक हमारे
लाइव ऑनलाइन सेशंस, बिकॉज नो इंटरनेट इज बिकमिंग एवरीथिंग, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें फ्यूचर में लेके आऊँ इंशाल्लाह। एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस जो है ये एक मैकेनिकल, अगर आप देखें तो एक टाइप ऑफ मैकेनिकल डिवाइस है दैट फिजिकली प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन और रिलीज ऑफ एनर्जी। एक फिजिकल डिवाइस है जो आप लगाओगे तो एनर्जी वहाँ मतलब आपने रोक लिया ताकि किसी लेवल पे भी उसका रिलीज ना हो या एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसमिशन उसकी प्रिवेंट हो सके। जैसे मैनुअली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स हैं। मतलब अब आपने जब ये वर्ड सुन लिया है तो अब अपनी साइट पे आपका जहन घूमना चाहिए कि कितने मैनुअली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स हैं आपके पास स्टॉक में, या कैसे आप उसको यूज कर रहे हो आइसोलेटिंग डिवाइस के तौर पर। इसी तरह डिस्कनेक्ट स्विच, वॉल्व कैसे आप क्लोज करते हैं, कैसे चेन लगाते हैं, कैसे लॉक लगाते हैं, टैग लगा हुआ। अब आप थोड़ा गौर करें और देखें कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपकी साइट पे मौजूद हैं, आपकी कंपनी में मौजूद। इसी तरह ब्लाइंड्स हैं तो ब्लाइंड कैसी दिखती है, कहाँ कहाँ लगाई गई है, प्रोजेक्ट से पहले। तो वो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी रेटिंग कैपेसिटी क्या है, उसका साइज क्या है ब्लाइंड का, और कितनी ब्लाइंड्स टोटल लगाई गई हैं, ताकि हम इस पर्टिकुलर एरिया में आसानी से काम कर सकें। और सिमिलर डिवाइस भी हो सकती है जो कि एनर्जी को ब्लॉक करे या कि आइसोलेट करे एनर्जी। अल्टीमेट तो ये है कि एनर्जी को रोकना है, कि उसको अपने रास्ते में नहीं आने देना जब तक आप काम कर रहे हैं, राइट। मेंटेनेंस का, रिपेयर का या कंस्ट्रक्शन का, मैं बार बार आई रिपीट, कि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहनों में, क्योंकि अब बात उर्दू हिंदी में हो रही है, तो अब आपके जहनों में ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्यों ये सारा वर्क परमिट सिस्टम जो है वो बार बार पढ़ाया जा रहा है, और क्यों हर एक्टिविटी पे स्पेशली इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों WPR चाहिए सऊदी अरब में। अब अगर हम लॉकआउट टैग आउट की बात करें तो लॉक्स होने चाहिए और डेफिनेटली टैग होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लॉक लगा दिया टैग नहीं, कई बार टैग लगा दिया लॉक नहीं, और कई बार दोनों ही नहीं लगाए, और कई बार लगाए भी हैं लेकिन एनर्जी फिर भी जा रही है क्योंकि वेरीफाई नहीं की कि एनर्जी प्रॉपर लॉक भी हुई है कि नहीं। ग्रुप लॉकआउट जैसे मैंने बताया कि हर बंदे की इंडिविजुअल प्रोटेक्शन फिर भी इंश्योर की जाएगी, लेकिन इसके स्टेप्स क्या है कि जो ऑपरेशंस हैं वो अपना लॉक और टैग हर आइसोलेशन पॉइंट पे, वो आइसोलेशन पॉइंट 20 हैं, 30 हैं, 10 हैं, 5 हैं, वो वहां पे लगाएंगे। लगा के क्या करेंगे कि मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन जो है वो भी अपना लॉक, क्योंकि ये दो ही तो रिस्पॉन्सिबल डिवीजन हैं सऊदी अरामको की इस पर्टिकुलर फेज में, कि ऑपरेशन अपना लॉक लगा रहा है, मेंटेनेंस वाले अपना लॉक लगा रहे हैं, ऑपरेशन और मेंटेनेंस। उसके बाद बारी आ जाती है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की। वो क्या करेगा कि कीज प्लेस इन द ग्रुप लॉक बॉक्स, जितने भी वो लॉक लगा के आए हैं वो सारी कीज लेके कहाँ पे डालेंगे, इस बॉक्स के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, ओके। इस बॉक्स के अंदर वो सारी कीज रख देंगे। ऑपरेशन जो है वो इंस्टॉल लॉक एंड टैग ऑन द बॉक्स फर्स्ट, और जो ऑपरेशन है वो बॉक्स के ऊपर यू नो लॉक भी लगाता है और टैग भी लगाता है। उसके बाद कीप द की अनटिल द जॉब इज कंप्लीट, और ये तब तक वो कीज अपने पास रखेंगे जब तक कि जॉब कंप्लीट ना हो जाए। इसी तरह मेंटेनेंस और कंट्रैक्टर और वर्क रिव्यू, अब आपकी बारी है। तो ईच वर्कर प्लेसेस लॉक एंड टैग ऑन द बॉक्स, कि आपने भी बॉक्स के ऊपर लॉक लगाना है, एंड कीप्स द की अनटिल द जॉब इज कंप्लीट। तो इस फेज में भी क्योंकि जितने भी आइसोलेटिंग पॉइंट्स थे जहां जहां लॉक लगे, ब्लाइंड्स लगी, डिस्कनेक्शन हुए, चाहे एनर्जी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वट, वो सारी कीज अब इस बॉक्स के अंदर आ गई हैं, और इस बॉक्स के ऊपर अब आपने हर बंदे ने अपना अपना लॉक लगा दिया। और ग्रुप लॉकआउट क्योंकि अब अगर 50 टीम मेंबर्स हैं एक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में, तो वो डेफिनेटली अब 50 लॉक हर एक पॉइंट पे लगाते फिरेंगे तो पागल होने वाली बात है, राइट। तो इसलिए ये मैकेनिज्म निकाला गया ग्रुप लॉकआउट बॉक्स का। जो मल्टी लॉक हाउस पे अगर 4 5 10 लोग हैं तो वी कैन यूज इट, स्टिल इज क्रेडिबल। लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है लाइक शटडाउन चल रहा है तो इस प्रोस्पेक्टिव में ज्यादा ग्रुप लॉकआउट। अब आप ये भी देखें कि जहां पे भी आप काम करें, जब भी मेंटेनेंस का या इलेक्ट्रिकल या किसी भी लेवल का काम हो रहा हो, तो देखें कितने बंदे इन्वॉल्व हैं और वो कैसे अपनी कीज और अपने लॉक्स एक एक आइसोलेटिंग पॉइंट्स पे कैसे लगा रहे हैं, कि या वो ग्रुप लॉकआउट या मल्टी लॉक हैश को यूज करें। इसी तरह ग्रुप लॉकआउट में थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि फॉर जॉब विद अ स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स,
मल्टी लॉक हैश, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर 2 4 6 बंदे काम कर रहे हैं तो इसको हम लगा सकते हैं। इसी तरह ऑथराइज पर्सन क्या है, ट्रेन पर्सन, बस इतना याद रखें कि ट्रेंड होना चाहिए, दैट्स इट। और ऑथराइज भी हो। अफेक्टेड पर्सन क्या है कि somebody whose जॉब ये वो बंदा है बेचारा जिसने डेफिनेटली इक्विपमेंट को आइसोलेट भी, मतलब वो इसी के लिए किया जा रहा है ताकि जब सर्विसिंग या मेंटेनेंस हो रही हो और ये काम कर रहा हो तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और इससे कोई प्रॉब्लम ना हो और एसेट्स को कोई इश्यू ना हो। ये सारा सिस्टम जो है वो पूरी टीम की तरह काम कर रहा होता है। और जहां पे भी मामूली सा गैप रह गया, इवन गैप ना भी रहा उसके बावजूद अरामको क्लेम कर रहा है कि 5 फैटल फेलियर स्टिल कुड बी देयर, गॉड फॉरबिड। तो इस पर्सपेक्टिव में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेड ऑनेस्ट लोग चाहिए इस सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। परफॉर्मिंग प्लान मेंटेनेंस, क्यों चाहिए हमें लॉक्स एंड टैग्स, ताकि जब भी हम प्लान मेंटेनेंस करें, जब हम रिपेयर्स करें, जब हम, और ये जहन में रखें कि ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि लोटो डज नॉट अप्लाई वेयर। अब वो 4 ऑप्शन दे देगा लेकिन आपने ये ऑप्शन याद रखनी है कि लोटो डज नॉट अप्लाई कहाँ पे, ये तस्वीर क्या है जहन में डालने, या ये लफ्ज जहन में डालने के वर्क ऑन कोड एंड प्लग इक्विपमेंट व्हेन अनप्लग फ्रॉम द एनर्जी सोर्स, यहाँ पे लोटो नहीं अप्लाई होता। या कोड एंड प्लग इक्विपमेंट एंड अनदर डायरेक्ट कंट्रोल, और ये जहन में रखना पड़ेगा कि ये तो इम्प्लॉय ने लगाना है, इम्प्लॉय नहीं उतारना। तो यहाँ पे लोटो डज नॉट अप्लाई, मतलब यहाँ पे भी वो क्वेश्चन रेज कर सकता है कि लोटो डज नॉट अप्लाई वेयर। 4 ऑप्शन दे देगा, ये जहन में रखना पड़ेगा कि ऑन कोड एंड प्लग इक्विपमेंट जो कि इम्प्लॉयज के यूज में होते हैं, राइट। अब इस टैग, ये जो टैग है, जब हमने लॉक लगा दिया या चेन वॉल क्लोज करके चेन लगा दिए फिर लॉक लगा दिया, जहां लॉक लगाया वहां टैग भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो अब टैग को फिल कैसे करते हैं और इस पे क्या लिखा होता है, जैसे अगर सबसे पहले तो लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे, ये रास्ता नूरा में लगाया गया, रास्ता नूरा लिक्विड रिकवरी है, या डेट एंड टाइम स्पेसिफिकली पूरा पता चलना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो मिलेगी, जो बंदा इसके पास आएगा पहले तो पास आने ही नहीं देना। और अगर कोई देखता भी है फिर कि उसे पता चले कि ये कार्ड किसने लगाया, किस पर्पस के लिए लगाया, इक्विपमेंट कौन सा इन्वॉल्व है, लाइक पंप मोटर है, और रीजन क्या है टैग लगाने की, वजह क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर क्या है। जैसे अरामको में वेंडर कोड, हर कंपनी का वेंडर कोड, और वो जो वेंडर कोड है वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। इसी तरह हर बंदे का जो भी अरामको से, मतलब अरामको के अंदर काम करने जाएगा उसको आईडी इशू होगा। वो जो आईडी है, जैसे डब्ल्यूपीआर के तौर पे अगर आप अप्रूवल लेते हैं तो आपका एक आईडी होगा, वो जो आईडी है वो आपकी आइडेंटिटी है, तो वो बैज नंबर है इन अदर वर्ड्स। वो आपको लिखना पड़ेगा, अपना फोन नंबर लिखें, सिग्नेचर करें। ओके, सो देन डेट रिमूव, जब ये सारा आपने लगाया, काम मुकम्मल हो गया, उसके बाद आपने इसे उतारा है तो डेट लिख के इसको रिकॉर्ड में भी, कुछ कंपनीज 3 माह के लिए, कुछ 6 माह के लिए, कुछ स्टोर रखती हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अब एनर्जी आइसोलेशन जो है, ये प्रोसेस क्या है कि हम किसी सूरत में भी अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट ना होने दें इक्विपमेंट का। अब एलिमिनेट, मतलब अगर मुकम्मल स्टोर्ड एनर्जी को एलिमिनेट करना ये चैलेंज है। अब एनर्जी आइसोलेशन किस पे डिपेंड कर रही होती है कि नेचर क्या है एनर्जी की, कि इलेक्ट्रिकल है या प्रेशर है, या और कौन से प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह जो उसका डिज़ाइन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है पाइपिंग की, वो किस लेवल की है, उसको भी अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह मल्टीपल एनर्जी सोर्सेज, लाइक अगर इस एग्जांपल को लें तो इसमें फिन फैन यूनिट में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, मैकेनिकल भी है, हैज़र्डस मटेरियल्स भी हैं, यू नो इसको अगर हम इन डेप्थ थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो मैकेनिकल ब्लॉक हमें चाहिए ताकि हम ये जो फैन मूविंग है इसको हम घूमने से रोक सकें। उस तरह फिर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए इस मोटर को हमें इधर हम ब्रेकर ऑफ करें, या इसको इसके ऊपर कोई बटन लगा है उससे ऑफ करें, या ये बेल्ट उतार दें, या हम इसकी रेलेवेंट जो वायरिंग है वो वायर्स उतार दें, क्या करें ये देखना पड़ेगा। लेकिन सेफेस्ट मेथड में जाना पड़ेगा ताकि किसी सूरत भी ये मोटर चलने ना पाए जब हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जो आइसोलेटिंग, जो पाइप को आइसोलेट करना है उसमें हम ब्लाइंडिंग भी यूज कर सकते हैं ताकि
और काम की नेचर इस तरह की है कि आर्जी तौर पे ब्लाइंड्स लगा के प्रेशर को रोकना ताकि हम काम मुकम्मल कर सकें, तो वो एक सेपरेट मेथड है जो हम अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब एनर्जी की टाइप्स पे जाएं, मैंने टाइम एंड अगेन बड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल प्रोसेस पाइपिंग में हाइड्रोकार्बन भी एक एनर्जी है, स्टीम स्ट्रीम जो है ये भी एक एनर्जी है, राइट। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक मीन के प्रेशर इन अदर वर्ड्स। इसी तरह केमिकल और पोटेंशियल एनर्जी मीन स्प्रिंग लोडेड। कहीं ऐसे इक्विपमेंट है कि वो स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग एनर्जी उसको भी आपने इग्नोर किया तो वो एकदम, कई इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं। इसी तरह इक्विपमेंट आइसोलेशन पे जाएं तो हमें ये पिक्चर अगर आप गौर से देख लें तो इक्विपमेंट आइसोलेशन, द एग्जांपल्स ऑफ इक्विपमेंट दैट रिक्वायर्स आइसोलेशन, उसमें कहाँ कहाँ आइसोलेशन अप्लाई हो सकती है। जैसे पाइपलाइंस होंगी, वो उनको हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स, मोटर्स एंड पंप्स, कंप्रेसर्स, वेजल्स एंड टैंक्स, ये देखें एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ, मतलब कौन से इक्विपमेंट है जिनको आइसोलेशन रिक्वायर्ड है। वेजल्स एंड टैंक्स हो सकते हैं, कन्फाइंड स्पेसेस हो सकती हैं। और दूसरी बुक में, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपने देखा होगा कि कन्फाइंड स्पेसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कन्फाइंड स्पेस होती क्या है, नज़र किस तरह की आती है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या है, टीम कौन सी है, कौन क्या करेगा, हैजर्ड्स क्या हैं, कंट्रोल्स क्या हैं, सीएससी प्लान क्या है, उस प्लान के अंदर क्या कुछ है। ये सारी चीज़ें हमने बुक नंबर 2 में डिस्कस की थी। और अल्टीमेटली जो कन्फाइंड स्पेस के हैजर्ड्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो भी हमने नंबर 4 मॉड्यूल पे, अगर आपको सही याद हो, कि हमने वो डिटेल में डिस्कस किए थे। और वो अगर वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। हाइड्रोलिक प्रेसेस, इसी तरह फिन फैन। अब करें क्या, मतलब जो सेक्शन 2 है, जो सेक्शन 2 है आपके परमिट का, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है किसको, एनर्जी एंड इक्विपमेंट टू बी आइसोलेट। कौन सी एनर्जी टाइप्स हैं, कौन सी एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं, मेथड्स कौन से हैं, और कौन सी टॉक्सिक गैसेस और पीपीज, और ये सारा सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हैजर्ड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको फिर आप क्रू से भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टेप क्या है कि पहले, अब यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी व्हाट आर दी स्टेप्स टू रिक्वायर्ड परफॉर्म आइसोलेशन। आइसोलेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेप। अब ऑप्शन वो दे देता है कि टर्न एवरीथिंग ऑफ, specialized PPs maybe, turn everything off, wear PPs, uh, issue, make sure the EULB permit is issued, all of the above or none of the above। तो उसने लाइन पकड़ी और क्वेश्चन जनरेट कर दिया, राइट। इसी तरह SCB है तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन SCBA स्टैंड फॉर व्हाट। अब ऑप्शंस तीन चार दे के एक ऑप्शन ये भी दे दी कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus या सेल्फ कंट्रोल ब्रीदिंग apparatus, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि एग्जामिनर का माइंड क्या होता है। ये जो हम एग्जाम की टेंशन ले रहे होते हैं ये तभी आती है कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जब आपको डिफिकल्टी हो रही है। तो इसलिए इस जितनी भी थ्योरीज आई थी कि जी उर्दू में भी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, दैट इज द रीजन कि मैं, ताकि आप लोगों के वाकई में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर इंग्लिश थोड़ी वीक भी है तो चल जाएगा काम, राइट। लेकिन फिर भी डेफिनेटली ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ी बहुत जो है वो इंग्लिश भी टॉपिक वाइज और अपने प्रोफेशन वाइज इम्प्रूव करें, वो काम ही आएगी इंशाल्लाह। जो भी सीखेंगे वो कभी रायगा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, राइट। इसी तरह अगर स्टेइंग अप विंड इज नॉट एन अप्रूव्ड कंट्रोल मेजर फॉर आइसोलेशन, स्टेइंग अप विंड जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, मतलब प्रॉपर आइसोलेशन के लिए। अब रिमूव एंड डिस्पेड ऑल स्टोर्ड एनर्जी, और उसके लिए EULB परमिट भी रिक्वायर्ड होगा। रैमको के 4 परमिट हैं, ज़्यादा मशहूर हैं। हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, CSC परमिट एंड EULB इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक। अब यहाँ भी वो क्वेश्चन रेज कर सकता है कि EULB स्टैंड फॉर व्हाट। 4 ऑप्शन दे देगा। अब आपको अगर याद होगा कि इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक, तो फिर डेफिनेटली आप जवाब सही दे लेंगे इंशाल्लाह। व्हेन डू यू आइसोलेट, कब करते हैं, बड़ा लॉजिक सीधा होना चाहिए कि जब भी मेंटेनेंस करेंगे, जब भी रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आइसोलेट करना पड़ेगा। और बिफोर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, so before any maintenance or repair work starts,
कि जब भी मेंटेनेंस का रिपेयरिंग का काम होगा उससे पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, और कंफाइंड स्पेस में जाने से पहले। अब लोटो के स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो सीक्वेंस पूछ सकता है जो एग्जामिनर है कि जी लोटो के क्या स्टेप्स हैं। पहला क्या है, प्रिपेयर फॉर शटडाउन, कि मतलब प्रिपेयर करें कि जी शटडाउन के लिए। उसके बाद अप्लाई आइसोलेशन, लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए सारे पॉइंट्स। फिर ग्रुप लॉकआउट बॉक्स, जो भी मेथड्स हैं वो सारा उसमें आइसोलेशन के अकॉर्डिंगली आपने प्लानिंग में आपके पास होगा सारा, क्योंकि लोटो का प्रोग्राम भी तो है ना। अप्लाई आइसोलेशन, उसके बाद लॉक टैग क्लियर एंड ट्राई। सबसे पहले प्रिपेयर, फिर अप्लाई आइसोलेशन, देन लॉक टैग क्लियर एंड ट्राई। प्रिपेयर फॉर शटडाउन, अप्लाई आइसोलेशन, लॉक टैग क्लियर एंड ट्राई। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछ लिया व्हाट आर दी लोटो स्टेप्स, और वो लिख रहा है लॉक। पहली ऑप्शन है लॉक, दूसरी ऑप्शन है पहली ऑप्शन में दिया हुआ है लॉक टैग क्लियर ट्राई। ऑप्शन बी इज ट्राई क्लियर टैग लॉक, सीक्वेंस गलत हो गया। ऑप्शन सी इज क्लियर टैग लॉक एंड ट्राई। ऑप्शन फोर इज लॉक टैग क्लियर एंड ट्राई, LTCT। तो फिर आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा कि पहले लॉक लगेगा फिर टैग लगेगा, फिर क्लियर करेंगे वर्क एरिया को, उसके बाद ट्राई करेंगे कि इट्स ऑल डन। लेकिन लॉक भी अप्रूव होने चाहिए, एरिया प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, और जो जो टैग आप लगाएं वो रिकॉर्ड लिस्ट में भी आप। और जब आप इक्विपमेंट को स्टार्ट मतलब करके भी ये ट्राई करें कि वाकई प्रॉपर शटडाउन हो गया है। तो ये लोटो के स्टेप्स हैं जो जहन में रखने पड़ेंगे। एंड आई होप कि अगर आप इस स्लाइड को यहाँ स्टॉप करके बार बार देखेंगे तो आपके जहन में नक्श हो जाएगा कि पहले प्रिपेयर करना शटडाउन के लिए, फिर आइसोलेशन अप्लाई करनी है, फिर लॉक लगाना है, फिर टैग लगाना है, फिर क्लियर करना है एरिया को ताकि वहाँ अब कोई हमारी वो चीज़ें ना रह जाएं। और उसके बाद ट्राई। ट्राई मीन कि आप चेकिंग कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, मेक श्योर कर रहे हो कि लोटो बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे डन कर दिया गया। अब ये एक एग्जांपल है, जैसे पहले भी हमने थोड़ी डिस्कस किया है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, और अगर आप इसको देखें तो एक मोटर इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक मोटर, पिन फैन यूनिट, लिक्विड आ रहा है, पाइपलाइन है, वॉल्व लगे हुए हैं, यहाँ से आ रहा है यहाँ से जा रहा है, तो दैट मीन्स कि डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या करें कि आप चाहे इसका मतलब प्रिंट निकलवा लें, चाहे इसको कॉपी करके पेंट में ले जाएं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ले जाएं, वहां पे आप इसको रेड मार्क लेके देखें कि किस तरह आप मतलब कहाँ कहाँ कौन सी आइसोलेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, कहाँ ब्लाइंड लगाएंगे, कहाँ आप ब्रेकर उठाएंगे, कहाँ पे आप कोई ब्लॉक लगाएंगे, क्या करेंगे। अब टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, ये तीसरा मॉड्यूल है, इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, तो डेफिनेटली उसके डिवाइसेस मौजूद है मार्केट में, और अरामको अप्रूव डिवाइसेस के बगैर आपको आइसोलेशन भी नहीं करने देता। आइसोलेट द इक्विपमेंट, उसके बाद लॉक करें, टैग लगाएं, और पॉइंट ऑफ आइसोलेशन को डबल मतलब पॉइंट ऑफ आइसोलेशन पे लॉक भी लगाएं और टैग भी, और उसके बाद क्लियर करें। सीक्वेंस वही है जो उस स्लाइड में आपको बता रही है। उसके बाद स्टार्ट करें एट लोकल स्टार्टअप बटन, और DCS और PC कंप्यूटर, ये जो डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम है या जो PC कंप्यूटर है, ये थोड़ा सा अब सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे कोशिश करें कि जो आपकी IT वाले और जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑपरेटर है यू नो वो ट्रेन बंदे बीच में टीम का हिस्सा हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, चेक दी इक्विपमेंट इज डी एनर्जाइज। जब आप मतलब कर लें तो मेक श्योर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक बार कंट्रोल से बाहर हुई तो हार्ड टू गेट सेकंड चांस, राइट। तो चेक दी इक्विपमेंट इज डी एनर्जाइज, कि जब आपने ऑफ कर दिया है तो फिर इक्विपमेंट को भी चेक करें कि डी एनर्जाइज हो गया है। उसके बाद मेक श्योर करें कि कोई स्टोर्ड एनर्जी भी नहीं है। उसके बाद आप फिर इसमें देखें कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन में क्या आपने सिर्फ फ्यूजेस उतारने हैं, इसी से गुजारा चल जाएगा, या और ये अगर आपने फ्यूजेस उतारने हैं तो फिर ESO या ट्रेंड एम्प्लॉई हो, या ESO इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑपरेटर, ये अरामको की रिक्वायरमेंट्स में है। और या फिर आप केबल्स उतारते हैं, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिकल केबल्स। देखें या आप लोटो अप्लाई कर रहे हैं या आइसोलेशन में जा रहे हैं, लेकिन आइसोलेशन इज मोर पावरफुल, क्योंकि आपको बिल्कुल ही चांस नहीं छोड़ते कि कोई बंदा प्ले कर सके जब आप काम कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद टैग लगाएं। मैकेनिकल में क्या है कि आप लॉकिंग और क्लोजिंग वॉल्व्स,
कि आप उसके बाद ब्लाइंड यूज़ करते हो। ब्लाइंड्स का मैंने आपको बताया कि साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेटिंग कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ब्लाइंड है ये वन टाइम यूज़ होती है, अगर फैसिलिटी मेड है, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम क्योंकि मैकेनिकल आइसोलेशन है ना, तो पहले लॉकिंग होगी, मतलब और वॉल को क्लोज किया जाएगा, उसके बाद ब्लाइंड यूज़ की जाएंगी, फिजिकल रिमूवल ऑफ पाइपिंग किया जाएगा, मतलब डिस्कनेक्शन, मैकेनिकल ब्लॉक यूज हो सकता है, अगर आप पिक्चर में देखें तो डिस्कनेक्शन भी बताया गया। अब सबसे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो प्रोसेस पाइपिंग और इक्विपमेंट आइसोलेशन है। अगर क्योंकि इसमें केमिकल, हाइड्रोकार्बन और इस तरह की स्टीम पाइपिंग इक्विपमेंट इन्वॉल्व है। तो इनकी आइसोलेशन में क्या है कि अरामको चार मेथड गाइड कर रहा है। पहला मेथड क्या है कि सिंगल ब्लॉक वॉल्व है। ओके, दूसरा क्या है, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड है। तीसरा क्या, डिस्कनेक्टिंग पाइपिंग। और चौथा क्या, ब्लाइंडिंग। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड से अब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इतना फाउंडेशनल फ्लो मिल गया है कि अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है। जब भी आपसे बात हो कि जी प्रोसेस पाइपिंग और इक्विपमेंट आइसोलेशन, देखें अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है तो वो ये भी क्वेश्चन रेज कर सकता है कि हाउ मेनी यू नो नंबर्स ऑफ methods are mentioned by Saudi Aramco for isolating the process piping and equipment। अब ऑप्शंस क्या है, पांच, तीन, दो, चार, या चार, नो, सिक्स, मतलब सेवन, नाइन, टेन। फोर को मेंशन ही नहीं किया और साथ मेंशन कर दिया ऑल ऑफ दी अबव और नॉन ऑफ दी अबव। व्हाट आई मीन इज के एग्जामिनर के लिए तो बड़ा इजी है, वो एक लफ्ज उठा ले, एक लाइन उठा ले, ऑप्शंस ही हैं बना के, तो टफ टाइम दे देगा। तो अगर मैं मतलब क्वेश्चन बैंक पे जाऊं तो इसमें हमने, अगर बयान इंटरनेशनल, अगर जुबेल को आप देखें तो थाउजेंड एंड थाउजेंड क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह बाकी भी जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक इज ह्यूज। और वो इसीलिए ह्यूज है कि लफ्ज पकड़ते हैं और क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह रैंको के एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे भी वो, व्हाट आई मीन इज कि हर वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है और हर वर्ड को एज ए आंसर, एज एन ऑप्शन यूज किया जा सकता है, क्योंकि सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अब देखें जो सिंगल, इन चारों मेथड्स की अगर हम डिटेल में थोड़ा सा जाएं तो सिंगल ब्लॉक वॉल्व क्या है कि आपने इसके अगर स्टेप्स को देखें तो आप पहले वॉल को पूरा क्लोज करते हो, उसके बाद चेन को अटैच करते हो और लॉक लगाते हो, राइट, एंड देन टैग लगाते हो, ड्रेन पाइपलाइन, और उसके बाद टेस्ट करते हो। लेकिन ये जो मेथड है ये आप जहन में रखना पड़ेगा कि सिंगल ब्लॉक वॉल्व ये मेथड कन्फाइंड स्पेसेस या हाइड्रोकार्बन सर्विस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, कि दिस इज नॉट अप्रूव्ड फॉर हाइड्रोकार्बन सर्विस और कन्फाइंड स्पेस। इसी तरह अगर हम डबल ब्लॉक एंड ब्लीड की एक ही लाइन पे दो ब्लॉक्स, ब्लॉक एंड ब्लीड, और सेंटर में मतलब ब्लीड वॉल्व है, इसलिए हम इसे डबल ब्लॉक एंड ब्लीड भी कह रहे हैं। लेकिन ये जो मेथड है इसका भी अगर स्टेप्स में जाएं तो पहले आप लॉक एंड टैग टू कंसेक्टिव वॉल्स के लॉक लगाते हो, टैग लगाते हो, सेम लाइन है, और फिर आप ड्रेन करते हो, यू नो, चेक फॉर पासिंग। फिर आप देखते हो कि इधर से कोई लिक्विड आगे जा तो नहीं रहा, नॉट अप्रूव। लेकिन ये जो मेथड है हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन ये मेथड भी कन्फाइंड स्पेस के लिए अप्रूव नहीं है। अब अगर एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन क्रिएट करना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि फॉर प्रोसेस पाइपिंग एंड इक्विपमेंट आइसोलेशन डबल ब्लॉक एंड ब्लीड इज एन एक्सेप्टेबल मेथड, यस सर नो। एक तो ये वो ट्रू और फॉल्स में जा सकता है, दूसरा ये कि प्रोसेस पाइपिंग एंड इक्विपमेंट आइसोलेशन or double block and bleed is an acceptable method for, acceptable or not an acceptable method for, four options, and one option he can mention not approved for confined space। So just you need to remember कि single block wall, double block and bleed, ये जो दो methods हैं ये confined space की isolation के लिए acceptable नहीं है, और हाइड्रोकार्बन सर्विस के लिए भी। ओके, क्योंकि उसमें हैजिडस मटेरियल्स हैं तो दे आर नॉट अप्रूव्ड। अब ये जो डिस्कनेक्शन है, ये हम क्या कहते हैं कि जी इसको, अब डिस्कनेक्शन के भी आगे पॉइंट्स हैं, वो मतलब डिस्कनेक्शन का सीक्वेंस दे के और साथ ही इसी को अगर वो चार ऑप्शंस को ले और पांचवी ऑप्शन ये बना दे कि ऑल ऑफ दी अबव, तो क्वेश्चन तो बन गया ना विद मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन आपको सीक्वेंस या इसका सीक्वेंस बदल दे कि पहला सीक्वेंस में क्या है कि यूज ए फुली रेटेड ब्लाइंड कैन नॉट बी फिटेड,
drain and purge the line, check for leaks, long term maintenance method है। डिस्कनेक्शन हम तब जाते हैं जब देखें कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और सील और कवर ओपन एंड आर अप्रूव्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस। और ये जो मेथड है ये कन्फाइंड स्पेस की आइसोलेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल है, ब्लाइंड पे भी डिस्कस करते हैं कि ये एक सॉलिड मेटल प्लेट है। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको नजर आ रही है कि स्ट्रेट ब्लाइंड और स्पेक्टेकल ब्लाइंड, यू नो, सॉलिड मेटल प्लेट है बिटवीन टू पाइप फ्लैंजेस। कि दो पाइप फ्लैंजेस जो मिल रही हैं उसके सेंटर में आप इसको रख देते हैं ताकि ऑन द एंड ऑफ द डिस्कनेक्टिंग पाइप, और ब्लाइंड मस्ट बी रेटेड फॉर पोटेंशियल इंटरनल प्रेशर। और इनकी जो, इसीलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है कि जी आप कौन सी ब्लाइंड किस रेटिंग कैपेसिटी कितना प्रेशर या लिक्विड आ रहा है जिसको आपने, और जिसके लिए वो सूटेबल हो। तो इसलिए तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सकें। एस आर एल साइज, रेटिंग एंड लोकेशन। थ्री, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि उसका साइज क्या है, जो ब्लाइंड है वो कितनी बड़ी है, रेटिंग क्या है। डेफिनेटली वो साइज इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ लगानी है वहां भी तो कोई साइज है ना। तो इसी तरह रेटिंग के उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना प्रेशर कितना लिक्विड कितना वो मतलब जो है वो बियर कर सकती है, रोक सकती है, और लोकेशन क्या है। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ब्लाइंड लिस्ट के कहाँ कहाँ अपने ब्लाइंड्स लगाएं। क्योंकि वो जो है वो काइंड ऑफ लॉग शीट कह लें या ट्रेसेबिलिटी लिस्ट कह लें ब्लाइंड्स, ताकि या ट्रैकिंग लिस्ट कह लें ब्लाइंड्स की। प्रोटेक्ट ब्लाइंड मैटिंग सर्विसेज, और इनकी भी इंस्पेक्शन होते रहनी चाहिए ताकि ये देखें ना कि ये फ्लैंज ब्लाइंड, उसके बाद गैस्किट है, और इस कॉम्बिनेशन में आपको पूरा समझ आ रहा होगा कि कैसे ये, लेकिन इनको प्रोटेक्ट ब्लाइंड मैटिंग सर्विसेज एक्चुअली ये बड़ा कि इनकी इंस्पेक्शन भी जरूरी है। ओनली यूज मैचिंग गैस्केट्स एंड, और ये जो फैसिलिटी मेड ब्लाइंड्स हैं ये एक बार यूज करते हैं उसके बाद डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। और ये जो मेथड है ये भी कन्फाइंड स्पेस आइसोलेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जी अप्रूव्ड मेथड फॉर कन्फाइंड स्पेस आइसोलेशन आर सिंगल ब्लॉक वॉल, डबल ब्लॉक एंड ब्लीड, ब्लाइंड डिस्कनेक्शन, और बोथ सी एंड डी, और नॉन ऑफ द अबव। आई थिंक कि अब आपको ना थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि किस तरह एग्जामिनर आपके जहन के साथ खेल रहा है। और वो बंदा कभी एग्जामिनर को नहीं खेलने देगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, जिसके लॉजिक्स क्लियर, जो क्वेश्चन की डेप्थ को समझ सकता है, उसके क्रक्स को समझ सकता है कि यार वो सवाल में पूछ क्या है। तो उसके बाद आपका जहन माशाल्लाह, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सीक्वेंस आपके जहन से जाएगा नहीं। और उस टॉपिक को ना छोड़ें जिस पे कंफ्यूजन है, उस टॉपिक से आगे बढ़े ही ना, उसको बार बार अंडरस्टैंड करें, रिसर्च में जाएं। यूट्यूब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया में, उसको फिल्टर करें, देखें कि क्या बात हो रही है, चाहे कोई वर्ड है कोई लाइन है, लेकिन उस टॉपिक को ना छोड़ें जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट टेक्निकली या लॉजिक्स आपके क्लियर ना हो। अब हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक की बात करें तो ये प्रेशर है, डेफिनेटली इसे डीप्रेशराइज करना पड़ेगा। और अगर मतलब इक्विपमेंट को इन्वॉल्व है तो फिर मैकेनिकल ब्लॉक्स भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आफ्टर इस प्रेशर कन्फाइंड स्पेस की आइसोलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जी ब्लाइंड्स जो है, ब्लाइंड्स और डिस्कनेक्शन ये अप्रूव्ड मेथड्स हैं कन्फाइंड स्पेस के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम किसी सूरत हमने फ्लेमेबल टॉक्सिक या ऑक्सीजन डिस्प्लेसिंग जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने से रोकें। तो ये चैलेंज है ना। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो 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 पर्जिंग प्रोसेस है उसको भी अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हम इंटरकनेक्टेड जो इक्विपमेंट है उसको भी चेक कर रहे होते हैं, ताकि किसी साइड से वो ना हो कि एक साइड पे फोकस पूरा है और दूसरी साइड पे कि पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर लेआउट पूरा समझना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप कंफर्म करते हो कि एडेक्वेट आइसोलेशन लॉक एंड टैग और ब्लाइंड एंड डिस्कनेक्शन ऑफ पाइपिंग, ये जेन में रखना पड़ेगा कि अप्रूव्ड है। अब जब ये सारा माशाल्लाह आपने सारा मैकेनिज्म करके प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है सेफली माशाल्लाह, विदाउट इंजरीज एक्सीडेंट और इंजरी इंसिडेंट्स, अब आप क्या कर रहे हो कि रीस्टोरेशन एंड रिटर्निंग टू द सेल। दैट मीन्स कि जितने लॉक्स लगे हैं, ब्लाइंड्स लगी हैं, डिस्कनेक्शंस हैं, वो सारे मतलब बैक टू ऑपरेशनल रीस्टोर करना पड़ेगा, ताकि
उसी तरह सिस्टम चले जिस तरह पहले चल रहा था। जो मसले आ रहे थे वो आपने दूर कर दिए। तो अब इसका क्या प्रोसीजर, कि इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाट व्हेन कैन आइसोलेशन बी रिमूव। अब देखें इसी क्वेश्चन को लेके तो वो चार ऑप्शन क्रिएट करके क्वेश्चन तो बन गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम की तो टेंशन ना लें, आप अपने टेक्निकल पॉइंट्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो माशाल्लाह आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हेन कैन आइसोलेशन बी रिमूव्ड। पहले व्हेन द जॉब इज कंप्लीट, पहला लॉजिक कह रहा है कि जब काम खत्म होगा तभी रिमूव करेंगे ना। या फिर व्हेन अ नंबर ऑफ वर्क क्रू परमानेंट लीव द जॉब, या एकदम जो है वो सारे वर्क क्रू जो है वो छोड़ गए हैं जॉब, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली आपको रिमूव। ऑपरेशन जो है वो शैल ऑलवेज बी द फर्स्ट। ऑपरेशन जो डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले इंस्टॉल कर रहा था लॉक्स को, और सबसे आखिर पे वो रिमूव कर रहा था लॉक्स एंड टैग्स को। और सुपरवाइजर जो है वो भी डेफिनेटली शैल चेक द इक्विपमेंट एंड एरिया और सेफ रिटर्न। सो हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी रिमूवल प्रोस्पेक्टिव में प्रोसेस पे भी निभा रहा है। इसी तरह व्हेन कैन आइसोलेशन बी रिमूव्ड और चेंज, अब ये भी क्वेश्चन एक बन गया है कि जी आइसोलेशन कब रिमूव, कब हटाई जा सकती हैं, कब बदली जा सकती हैं। तो उसका क्या मैकेनिज्म है कि शिफ्ट चेंज, जब शिफ्ट चेंजेस आती हैं तो चेक लोकल आइसोलेशन प्रोसीजर। पहले तो लोकल प्रोसीजर क्या कह रहा है आइसोलेशन का वो देखना पड़ेगा। ऑपरेशन जो है वो यूजुअली दे एक्सचेंज की, आप की एक्सचेंज नहीं कर सकते, ऑपरेशंस वाले कर सकते। कि वो एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट आई है, चलो भाई ये कीज आपके हैंड होती है, क्योंकि वो पहले हैं जो लॉक लगा रहे हैं और वहीं आकर पे लॉक उतारेंगे, राइट। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स है यूजुअली चेंज लॉक्स एंड टैग्स, के यूजुअली चेंज नॉट एक्सचेंज, यूजुअली चेंज लॉक्स एंड टैग्स। कि नेक्स्ट शिफ्ट आई है, आप अपना लॉक उतारते हो, वो अपना लगा लेता है। आप अपनी की अपना लॉक, मतलब तो दिस इज द होल प्रोसेस, राइट। कि आप इस पॉइंट पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते एक दूसरे पे। यू हैव, बिकॉज आपकी लाइफ है ना। आप कैसे किसी को की दे सकते हो कि ये लो यार मेरा लॉक भी ओपन कर दो, या मेरा लॉक लगा हुआ है ये की रख लो बस काम चला लो, ये ना, वो रिस्क है। आइसोलेशन एंड लोटो रिमूवल, इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि सबसे पहले रीस्टोर वर्क एरिया, उसके बाद नोटिफाई करें, सबको बताएं, कम्युनिकेट करें, और मेक श्योर के जो रिमूव लॉक्स एंड टैग्स है वो एक सीक्वेंस में मतलब हों। और इसको अगर आप याद रखेंगे तो आर एंड आर, यू नो, रीस्टोर वर्क एरिया, फिर दोबारा से वर्क को फ्लो को मतलब, और कैसे करेंगे कि रिमूव इक्विपमेंट एंड चेक हाउस के, मतलब रीस्टोर वर्क एरिया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट को रिमूव करें और हाउसकीपिंग करें, और बंदों को बताएं, अफेक्टेड पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो जो इन्वॉल्व हैं, रिमूव लॉक्स एंड टैग्स, एम्प्लॉय और कंट्रैक्टर रिमूव इज ऑन लॉक एंड टैग। तो आप एज एन एम्प्लॉय एज अ कंट्रैक्टर अपना लॉक उतार रहे होते हो। तो दिस इज लोटो रिमूवल काइंड ऑफ स्टेप्स। अब यहाँ सीक्वेंस, व्हाट आर दी लोटो रिमूवल प्रोसेसेस। अब ऑप्शन ए इज नोटिफाई पर्सनल, ओके, नोटिफाई, रीस्टोर, रिमूव, ये ऑप्शन नंबर वन है। ऑप्शन बी इज रिमूव, रीस्टोर, नोटिफाई। तो जब सीक्वेंस बदल दिया तो मीनिंग चेंज हो गया, राइट। सीक्वेंस को ही तो कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, टेक्निकल फ्लो कहते हैं कि जी पहले नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे, उसी को तो प्रोसीजर कहते हैं, राइट। तो लोटो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो कहता है कि पहले रीस्टोर वर्क एरिया, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव इक्विपमेंट एंड चेक हाउसकीपिंग। उसके बाद नोटिफाई करें अफेक्टेड पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस को, कि जो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको सबको बताएं कि जी हम ये जो लॉक्स हैं ये उतारने जा रहे हैं और टैग्स को रिमूव करने जा रहे हैं। उसके बाद आप लॉक्स एंड टैग्स को रिमूव करें, और हर बंदा, हर इम्प्लॉई, हर कंट्रैक्टर अपना लॉक खुद रिमूव करे। अब अगर आइसोलेशन और लोटर रिमूवल में खाली नॉर्मल ऑपरेशंस की बात करें, देखें दो स्टेजेस हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस हैं और इन सीरियस है, जब मतलब इमरजेंसी में। तो जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, इंश्योर दैट ऑल आइसोलेशंस हैव बीन रिमूव्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस। नॉर्मल ऑपरेशंस में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर सीक्वेंस में आपने जैसे लगाई थी वैसे ही, कि लास्ट वाली आप पहले उतारी जाएगी, ताकि एक सीक्वेंस आपका ऐसा रहे कि सेफ्टी इंश्योर हो सके। कम्युनिकेट विद ऑल अफेक्टेड पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस, और कम्युनिकेट करें विद ऑल अफेक्टेड पर्सन। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि सबको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज द रीजन के इस काइंड ऑफ अ टीम वर्क।
उसके बाद इंस्पेक्शन जरूर करें आइसोलेशन लोकेशंस की, ये कंफर्म करने के लिए कि काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंफर्म करें कि आइसोलेशन लॉक्स एंड टैग्स प्रॉपरली रिमूव कर दिए गए। ये नॉर्मल ऑपरेशंस की बात हो रही है। और इसके लिए आपने स्टार्टअप जो प्रोसीजर्स हैं, जो साइट स्पेसिफिक लोकल साइट स्पेसिफिक स्टार्टअप प्रोसीजर्स हैं, वो भी फॉलो करें। लेकिन अगर इमरजेंसी है, देखें नॉर्मल ऑपरेशन में प्रोसीजर डिफरेंट है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है तो अब क्या करेंगे कि इमरजेंसी में कोई लॉक उतारना पड़ना है, कोई ब्लाइंड रिमूव करनी पड़नी है, या कोई आइसोलेशन जो है वो डिसकनेक्शन को दोबारा कनेक्शन में लेके जाना पड़ना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। इमरजेंसी रिमूवल कौन कर सकता है? प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीडेंट। अब ये लफ्ज याद रखना पड़ेगा कि इमरजेंसी में जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइजेशन या सुप्रीडेंट है, और शिफ्ट सुप्रीडेंट है। तो ये लफ्ज जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी इमरजेंसी में हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव लोटो और आइसोलेशन, तो याद रखें कि POS, प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीडेंट, या SS शिफ्ट सुप्रीडेंट may remove the isolation logs and after confirming, लेकिन उन्होंने भी ये कंफर्म करना है कि इट इज सेफ टू डू सो, कि वो भी इमरजेंसी में ऐसे ही नहीं रिमूव कर देंगे कि और बड़ा डिजास्टर गॉड फॉरबिड, ऑलरेडी इमरजेंसी है और फिर मामूली सी और गलती वो ले डूबेगी। तो क्या करेंगे कि वो ऑपरेशन डिवीजन हेड को जरूर एडवाइस करेंगे इक्वलिटी, और लॉग बुक पे लिखेंगे ये कौन सा लॉग क्या, कैसे वो लॉग बुक पे बाकायदा रिमूवल का रिकॉर्ड बनाया जाए। और एक रिटर्न मेमो भी भेजना पड़ेगा ऑपरेशन डिवीजन हेड को और इक्वलेंट को। सेंड रिटर्न मेमो टू ऑपरेशन डिवीजन हेड और इक्वलेंट। तो जो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन सुप्रिटेंडेंट है वो फिर भी एक रिटर्न में लॉग बुक भी बना रहा है और ऑपरेशन डिवीजन हेड को भी बता रहा है। ये रामको का मतलब स्टैंडर्ड वी आर डिस्कसिंग और प्रोसीजर्स। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ज़रूर अब समझ आ गई होगी कि ये जो प्रोसीजर है ये क्यों ज़रूरी है। और मैं मेरे पास कुछ वीडियोस हैं लेकिन वो मैं शो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यूट्यूब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो भी हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है कि हम कोई ऐसा कंटेंट अपलोड ना करें कि जो लोगों को शॉक में लेके जा सके, तो अब जब मैं कोई लोटो की वीडियो दिखाऊंगा तो कोई ना कोई बंदा तो उधर मसले में होगा, राइट। और उसकी जो सिचुएशन है वो इट्स नॉट, लेकिन आप अपने तौर पे रिसर्च में जा सकते हैं, यू कैन वॉच कि जी अगर फैटल फेलियर्स मतलब इतना काम करने के बाद भी जब कोई फेलियर आता है तो क्या क्या खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाकायदा इन चार, जो जैसे सऊदी अरामको ने माशाल्लाह अपना सेफ्टी सिस्टम बड़ा प्रोएक्टिव रखा हुआ है, वो किस तरह है कि उन्होंने डिफाइन किया हुआ है हर स्टेप को, हर प्रोसीजर को, वर्क इंस्ट्रक्शंस को। अगर बंदे की बात है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स, कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स बने हुए हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर रहा है। हर जगह सेफ्टी सुपरवाइजर दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स दिए हुए हैं, सेफ्टी मैनेजर्स, पूरा एक पूरी एक टीम है एक्चुअली। तो अब एक्सक्यूजेस नहीं है, और उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि यूट्यूब इज देयर, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। अब ये एक्सक्यूज तो ना रखें कि जी आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं था। तो ये गलती आपसे होगी क्योंकि आपको पता नहीं था। आपको पता नहीं था, सबसे पहले आपकी गलती है, ये अब दौर आ गया, अब एक्सक्यूजेस नहीं है। कोई बंदा किसी भी इंडस्ट्री में अब ये नहीं कह सकता कि जी सेफ्टी क्वालिटी क्रेडिबिलिटी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, कि जी मैं अपनी सेफ्टी का जिम्मेदार नहीं, या मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कैसे भाई, हाउ कम? या जो क्रेडिबिलिटी है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसकी जो गुडविल है या उसकी जो रेपुटेशन है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कैसे? हाउ ही कैन डिनाई, राइट। तो इसलिए जो सेफ्टी क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ये एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल। और ये वो गोल्डन वर्ड्स हैं कि जो भी ग्लोबल टॉप 1% ब्रांड्स हैं वो इन तीन पिलर्स पे खड़े। नो डाउट के प्राइसिंग एलिमेंट भी आ गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, वो एक डिफरेंट डिस्कशन में बात चली जाएगी। लेकिन समराइज इस तरह कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसीजर है ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर, फेटेलिटीज से बचाने वाला प्रोसीजर है। किसी सूरत हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जॉइंट से जब हम परमिट इशू करने से पहले, परमिट को साइन करने से पहले जॉइंट सेट इंस्पेक्शन हो रही हैं, गैस टेस्टिंग हो रही है, हैजर्ड एनालिसिस हो रहे हैं, वहां पे ये सारी
चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, राइट, वेरीफाई हो रही हैं, चेक हो रही हैं। अरामको भी वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है उसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस है, और कॉन्ट्रैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है वाया WPR और थ्रू इंजीनियरिंग टीम ही है, जस्ट टू डबल चेक। तो इसलिए सबसे पहले बात ही टीम की और उनकी जिम्मेदारियों की हुई है। और दूसरे मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि इक्विपमेंट एनर्जी और सिस्टम्स कौन से हैं जहाँ पे आइसोलेशन और लोटो चाहिए। तीसरे मॉड्यूल में हमने मेथड्स को डिस्कस किया, कौन से मेथड्स हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप जब जब आपके पास टाइम हो, जब मतलब फोकस आप समझें कि है, तो फिर इसको ज़रूर देखें और इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदे देगी। और उसके बाद जब आपने काम मुकम्मल कर दिया तो नंबर 4 मॉड्यूल में कि हमने दोबारा सेफ साइट कैसे देनी है ऑपरेशनल मोड में सऊदी अरामको को। अल्टीमेटली एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप उनको सर्विसेज दे दो, चाहे इंस्पेक्शन सर्विसेज हैं, चाहे मेंटेनेंस है, रिपेयर है, शट डाउन, इन अदर वर्ड्स, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे आइसोलेशन और लोटो रिक्वायर्ड है और इट मस्ट बी डन, और वो जॉइंट साइड इंस्पेक्शन में वेरीफाई भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर की साइड से भी और अरामको भी। मीन के WPR और WPI, वर्क परमिट रिसीवर, वर्क परमिट इशूअर, ये इसलिए मैं इनको फ्रंट लीडर भी कह रहा हूँ, द फ्रंट सेफ्टी लीडर। अगर मैं कोई पॉलिसीज बनाने पे हूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट के सेफ्टी का कोई बंदा नहीं मुझे चाहिए अगर WPR, वर्क परमिट रिसीवर जो है, अगर वो हर प्रोसेस पे हर प्रोजेक्ट पे मौजूद है, क्योंकि वो सारा कुछ तो कर रहा है माशाल्लाह और प्रैक्टिकल कर रहा है, और वो मेक श्योर कह रहा है, और उसी को आप फाइलों की नज़र रिकॉर्ड में लेते जाएं, तो आपका अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि एक्सीडेंट ना हो, इंजरीज ना हो। लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए होंगी फिर भी, राइट। तो अंडरस्टैंड योर वैल्यू गाइस, आप एज ए WPR बहुत अहम। कई बार मैं कह रहा होता हूँ कि सेफ्टी मैनेजर, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर को कोई नहीं पूछ रहा होता, सबसे पहले अरामको पूछता है कि WPR कौन है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का, तो WPR किधर है, कि आपके बगैर परमिशन ही नहीं मिल सकती। तो अपनी वैल्यू को मतलब ना गिरने, कोशिश करें कि ऑनेस्टी के साथ काम करें, और ट्रस्ट में इससे बड़ी इबादत नहीं है कि अगर आपकी वजह से माशाल्लाह हर दिन लोग सेफली घर से काम पे जा रहे हैं और सेफली वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी इबादत है। बाकी तो अल्लाह के हाथ में। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल का भी, ये आपका डेली लर्निंग क्लब है, हम सब का डेली लर्निंग क्लब है। और आपकी मोटिवेशन का शुक्रिया, आप लोगों की अप्रिसिएशन का शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। आप लोगों की मोटिवेशन ने मुझे एनर्जी दी हुई है कि सारा दिन थक हार के स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपसे कुछ ना कुछ शेयर करता रहे। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।